तो चलिए बेटा, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? मेंबर्स की मीटिंग जो है, ठीक है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स। अब देखिए, मेंबर्स की जो मीटिंग्स होती है वो हमें पता ही है, जैसे कि मीटिंग जो है वो दो प्रकार की हैं। एक क्या है कि एजीएम है, एक क्या है ईजीएम है। एक क्या है एजीएम, एक क्या है ईजीएम। देखो, एजीएम का जो सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 96 है। एजीएम का सेक्शन कौन सा हो गया? 96। ठीक है। तो एजीएम जो है, एनुअल जनरल मीटिंग है, ये साल में एक बार बुलाई जाती है। साल में एक बार मीटिंग बुलानी होती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कंपनी के बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस मीटिंग को कन्वीन करना। ठीक है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस मीटिंग को कन्वीन करना। अगर मान लीजिए बोर्ड अगर इस मीटिंग को कन्वीन नहीं करता, तो कोई भी मेंबर जो है कंपनी का, वो शिकायत कर सकता है किसको? एनसीएलटी को। ठीक है, अंडर सेक्शन 97। वैसे तो क्या है कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बोर्ड जो है वो मीटिंग बुलाएगा सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग। जो एनुअल मीटिंग है साल में एक बार बुलानी ही होती है। और बोर्ड अगर ये मीटिंग नहीं बुलाता तो कोई मेंबर क्या है, एनसीएलटी को कह सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है कि जो ट्राइब्यूनल है तो एप्लीकेशन लगाएगा कि हाँ जी, कंपनी ने मीटिंग नहीं बुलाई, तो बोर्ड था उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। तो एनसीएलटी क्या कर सकता है? खुद मीटिंग बुला सकता है या कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि मीटिंग बुलाइए। ठीक है, ये बातें कहाँ की है? 97 की। ठीक है। एजीएम जो है ये 96 में आती है। और ये जिम्मेवारी किसकी है? बोर्ड की। अब बोर्ड नहीं बुलाता तो 97 में क्या है, डायरेक्शन दे सकता है कौन? एनसीएलटी। और ईजीएम की अगर हम बात करें, ईजीएम की बात करें अगर हम, ठीक है, ईजीएम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है। ईजीएम में क्या है? दो सेक्शन हैं बेसिकली। एक सेक्शन 98 है और सेक्शन 100 है। ठीक है। अब 98 में क्या है कि ईजीएम बुलाई जाती है बाय एनसीएलटी। ठीक है, बाय एनसीएलटी। ठीक है जी। ईजीएम क्या है कि 98 में कौन बुलाता है? एनसीएलटी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे लगता है एनसीएलटी को कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है टू कन्वीन द मीटिंग बाय द कंपनी, तो मेंबर या डायरेक्टर के कहने पे, मेंबर या डायरेक्टर की एप्लीकेशन पे एनसीएलटी क्या है कि खुद मीटिंग बुला सकता है या डायरेक्शन दे सकता है किस प्रकार से आप मीटिंग बुलाइए। ठीक है। तो बाकी के जो प्रोविजंस है वो 97 वाली ही सेम अप्लाई होंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग जो मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, ईजीएम, ईजीएम अंडर सेक्शन 100। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ईजीएम की पावर है, ठीक है, वो देखो, एक तो बोर्ड के पास है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड है वो तो ईजीएम कभी भी बुला सकता है जब जब इसको रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है। बोर्ड को बेटा जब जब रिक्वायरमेंट लगेगी बोर्ड क्या है, ईजीएम बुलवा सकता है। बोर्ड को जब जब रिक्वायरमेंट लगेगी बोर्ड क्या है, ईजीएम बुलवा सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो रिक्वेजिशनिस्ट है, मेंबर्स, मेंबर्स अगर बोर्ड को बोलेंगे, मेंबर्स अगर बोर्ड को बोलेंगे तो बोर्ड की भी जिम्मेवारी बन जाती है मीटिंग बुलाने की। अगर बोर्ड ईजीएम नहीं बुलाएगा तो मेंबर्स देमसेल्व्स कैन कन्वीन द मीटिंग। ठीक है। इसको बोल देते हैं मीटिंग बाय रिक्वेजिशनिस्ट। ठीक है। तो रिक्वेजिशनिस्ट अगर कहते हैं, रिक्वेजिशनिस्ट कौन है? मेंबर्स। ठीक है। मीटिंग बाय रिक्वेजिशनिस्ट। तो रिक्वेजिशनिस्ट क्या है? मेंबर्स है। ठीक है, रिक्वेजिशनिस्ट क्या है? मेंबर्स है। तो मेंबर अगर बोलेंगे बोर्ड को कि मीटिंग बुलाइए, तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बोर्ड मीटिंग बुला के दे। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से अगर देखें तो ईजीएम बुलाने की पावर किस किस के पास है? एक तो एनसीएलटी के पास है 98 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 98 में एनसीएलटी के पास है। ठीक है। मेंबर या डायरेक्टर जब एप्लीकेशन लगाता है एनसीएलटी को कि मीटिंग बुलाइए, तो एनसीएलटी खुद मीटिंग बुला सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि मीटिंग इस प्रकार से बुलाई जाए। ठीक है। और मीटिंग के लिए जो भी एंसिलरी या कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन है वो दी जा सकती हैं। ठीक है। और सेक्शन 100 में क्या लिखा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको जब जब रिक्वायरमेंट होगी, लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, जब जब उनको लगेगा कि रिक्वायरमेंट है वो मीटिंग बुलवा सकते हैं। ठीक है। एनसीएलटी जो बोर्ड है जब मर्जी मीटिंग बुलवा सकता है। और दूसरी बात बेटा ये आती है, दूसरी बात ये आती है कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जो रिक्वेजिशन देते हैं बोर्ड को कि मीटिंग बुलाइए, तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो मीटिंग बुलवा के देता है। ठीक है। अब बोर्ड अगर मीटिंग नहीं बुलाता तो मेंबर्स देमसेल्व्स, यानी कि जो रिक्वेस्टनिस्ट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, रिक्वेस्ट दे रखी है, दे मे देमसेल्व्स कन्वीन द मीटिंग। और जो भी वो डिसीजन लेंगे मीटिंग में, वो जैसे कंपनी ने डिसीजन लिए होते हैं वैसे ही वो डिसीजन सारे वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर है? तो अब आपको ये समझ आ गया कि अगर एजीएम की बात करें तो सेक्शन 96 है, 97 है। ठीक है, एजीएम की बात करें तो 96 है, 97 है।
और अगर हम बात करें ईजीएम की, तो ये 98 सेक्शन है और 100 सेक्शन है। ठीक है, ईजीएम बुलाई जा सकती है मेंबर के द्वारा, बोर्ड के द्वारा और एनसीएलटी के द्वारा। ईजीएम जो एजीएम जो बुलाई जाती है वो बोर्ड बुलाता है या एनसीएलटी बुलाता है, मेंबर्स अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। बोर्ड की जिम्मेवारी है हर साल एक मीटिंग बुलाना, इट इज कॉल्ड एजीएम। बोर्ड अगर नहीं बुलाता तो शिकायत की जा सकती है एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी खुद बुला सकता है या डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, ये आपको सेक्शंस का थोड़ा सा समझ लगा कि यहाँ भी किस प्रकार से क्या है कि मीटिंग बुलाई जाती है, एजीएम है या ईजीएम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एजीएम की। ठीक है, सेक्शन 96 की। अब देखो 96 में जो बात है एजीएम की, अब ये हमने देखा कि मीटिंग लाना किसकी जिम्मेवारी है, तो हमने कहा कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, एजीएम बुलाने की जो जिम्मेवारी है किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। अब बात है कि बुलानी कब होती है। जैसे ईजीएम है, बोर्ड को जब सही लगेगा बुला सकता है, जब बोर्ड को कन्वीनियंट लगेगा, जब रिक्वायरमेंट लगेगी बोर्ड बुला सकता है। परंतु एजीएम नहीं होता ऐसे। एजीएम क्या है कि साल में एक बार बुलानी होती है, एक साल में एक बार बुलानी होती है। तो अगर एजीएम की बात करें तो जो फर्स्ट एजीएम होती है, ठीक है, जो फर्स्ट एजीएम होती है बेटा, वो बुलाई जाती है जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, पहले साल का एंड होता है उसके 9 मंथ के विद इन। ठीक है, उसके 9 मंथ्स के विद इन, यानी कि विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके 9 मंथ्स के विद इन बुलानी होती है फर्स्ट एजीएम। ठीक है, और ये याद रखना कि इस एजीएम को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, कि यानी कंपनी कहे कि हमसे डिले होगी, इसको एक्सटेंड कर दो टाइम, ना, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी इसमें। फर्स्ट एजीएम पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 9 मंथ्स के वेतन बुलानी होती है और इसकी एक्सटेंशन नहीं मिलती। और जो सब्सिक्वेंट एजीएम होती है, सब्सिक्वेंट एजीएम क्या होती है, पहले के अलावा जो भी है सेकंड थर्ड फोर्थ जब भी कंपनी की मीटिंग है, ठीक है, वो क्या है, सब्सिक्वेंट एजीएम है। अब ये कब बुलानी होती है, ठीक है, ये बुलानी होती है जो सब्सिक्वेंट एजीएम होती है, ये बुलानी होती है पिछली एजीएम के 15 महीने के अंदर। ठीक है, विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस एजीएम, पिछली एजीएम के 15 महीने के अंदर, या फिर साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। ठीक है, या फिर क्या है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। में कैसे याद रखेंगे, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसमें हमें याद रखना दोनों में से, तो विच एवर इज अर्लियर है, विच एवर इज अर्लियर। आई होप समझ आ गया आपको। ठीक है, तो यानी कि सब्सिक्वेंट एजीएम जो है वो बुलानी होती है पिछली एजीएम के 15 महीने के अंदर और साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने बात की कि जो फर्स्ट एजीएम है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, फर्स्ट एजीएम को एक्सटेंशन नहीं ले सकते। और अगर आप कुछ बता दें कि हाँ कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे जिस कारण से एजीएम नहीं बुलाई जा सकी, अगर आप बताते कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे जिन कारणों से ये एजीएम नहीं बुलाई जा सकी, तो एजीएम जो है ये सब्सिक्वेंट एजीएम एक्सटेंड की जा सकती है आरओसी के द्वारा। ठीक है, अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सब्सिक्वेंट एजीएम जो है कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 months by ROC on an application by the कंपनी। कंपनी जब एप्लीकेशन देती है, ठीक है, और साथ में बताती है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे इन कारणों से क्या है कि एजीएम नहीं बुलाई जा सकी। ठीक है, तो कंपनी बताती है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, ठीक है, जिन कारणों से एजीएम नहीं बुलाई जा सकी। ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, ठीक है, जिन कारणों से एजीएम नहीं बुलाई जा सकी। तो फिर क्या है कि जो एजीएम में एक्सटेंड की जा सकती है बाय आरओसी अप टू 3 मंथ्स, तो 3 महीने तक की कुल मिला के एक्सटेंशन मिल सकती है। 3 महीने तक की कुल मिला के बेटा क्या है, एक्सटेंशन मिल सकती है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, ये तो बात होगी टाइमलाइन की कि बुलानी कब है। फिर कहते हैं कि बुलानी कहाँ पे है। ठीक है, प्लेस। अब बुलानी कहाँ पे होती है, तो कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, बेशक वो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कोई भी कंपनी है,
बुलानी कहाँ है मीटिंग? एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एट रजिस्टर्ड ऑफिस बुलानी है, या विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज जहाँ पे कंपनी का क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, विद इन सेम सिटी टाउन विलेज, विद इन सेम सिटी टाउन या विलेज, ठीक है, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है जी, तो याद रखिएगा अच्छे से कि बुलानी कहाँ पे है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर क्या है कि जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी सेम सिटी में या टाउन में या विलेज जहाँ भी है, तो वहाँ पे कहीं भी बुला सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे लिस्टेड कंपनी है उसको तो यहीं बुलानी है, अगर कंपनी अनलिस्टेड है उसको भी यहीं बुलानी है। परंतु अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है अगर, उस केस में बेटा क्या होता है कि अगर सारे के सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स इन एडवांस, यानी मीटिंग से पहले, यानी कि मीटिंग के बाद में, अगर सारे के सारे मेंबर्स एडवांस में, सारे के सारे मेंबर्स एडवांस में अगर क्या है कि नोटिस दे दें, सॉरी क्या बोलते हैं, कंसेंट दे दें, कंसेंट, कंपनी को कंसेंट दे दें एडवांस में कि ठीक है कि आप मीटिंग कहीं बुला लो इंडिया में, तो कंपनी क्या है ये मीटिंग जो है इंडिया में कहीं बुला सकती है। ठीक है, तो कंपनी क्या है कि अगर सारे के सारे मेंबर्स क्या है रिटर्न में कंसेंट दे दें, ठीक है, सारे के सारे मेंबर कंसेंट दे दें, ठीक है, कंसेंट दे दें कि क्या है कि ये मीटिंग आप कहीं बुला सकते हो, तो ठीक है, तो कंपनी ये मीटिंग इंडिया में कहीं बुला सकती है। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं हम? अनलिस्टेड। अब इसमें प्राइवेट भी आ गई, ठीक है, या जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है वो भी आ गई। ध्यान रखिएगा ये कंसेंट जो होती है वो राइटिंग में होती है या इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, राइटिंग है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मोड है या एनी अदर मोड हो गया, जैसे कि रिटर्न में लिख के दे दिया, ठीक है, और एनी अदर मोड, ठीक है, जो अलाउड है। तो ये क्या हो गया, ये बात होगी प्लेस की, प्लेस की भी बात होगी। ठीक है, कि मीटिंग बुलानी कहाँ पे है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो इंडिया में कहीं बुला सकते हैं अगर सारे के सारे मेंबर्स राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या है कंसेंट दे दे। ठीक है जी, फिर कहते हैं बुलानी कब है, व्हेन, तो मीटिंग जो है वो होनी चाहिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होनी चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वो क्या होते हैं 9 AM टू 6 PM। ठीक है, ऑर्डिनरी क्या है 9 AM टू 6 PM, पर ये ध्यान रखना है कि ये नेशनल हॉलीडेज को नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑन नेशनल हॉलीडेज। ठीक है, जो नेशनल हॉलीडेज हैं उन दोनों में ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो नेशनल हॉलीडेज हैं उन दोनों में ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि बुलानी कब है, ये ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बुलानी है, तो 9 AM टू 6 PM तक मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना कि जैसे वैन वाली बात कर, बुलानी कहाँ पे है, ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ उनको अलाउ कर दे, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिसर बुला ही सकते हैं विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके कहीं और भी बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं, डीजी की परमिशन लेके कहीं और बुलाना चाहें बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, एक तो साल में होती कब है, बुलानी कब होती है, हर साल बुलानी बुलानी होती है, और बुलानी कब होती है, प्लेस का समझ आ गया आपको, ठीक है, टाइम का समझ आ गया आपको, ठीक है, एक्सटेंशन का आपको सारा समझ आ गया। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जैसे सेक्शन 97 है, और 97 में क्या बात आती है, ठीक है, 97 में ये बात आती है कि अगर कंपनी मान लीजिए कि मीटिंग नहीं बुलाती, ठीक है, कंपनी है मान लीजिए मीटिंग बुलाती ही नहीं है 96 में, तो कंपनी का कोई भी मेंबर, ठीक है, कंपनी का क्या है कोई मेंबर, मैंने बताया था कोई भी मेंबर क्या है, तो एप्लीकेशन लगा सकता है एनसीएलटी को कि हाँ जी कंपनी ने 96 में मीटिंग बुलानी थी वो नहीं बुलाई, ठीक है, 96 में मीटिंग बुलानी थी नहीं बुलाई, तो आप देखिए, तो ये एनसीएलटी क्या करता है, या खुद बुला सकता है, ठीक है, यानी कॉल कर सकता है या फिर डायरेक्शन दे सकता है, खुद कॉल कर सकता है या फिर डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, कि मीटिंग बुलाइए, एजीएम बुलाई जाए, उसके मीटिंग के लिए जो भी उसको लगेगा कि हाँ भी ये डायरेक्शंस और देनी चाहिए, जो बोलते हैं एनसीलरी या कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, वो भी एनसीएलटी दे सकता है। इवन कि एनसीएलटी ये भी कह सकता है इसमें कि इवन वन मेंबर जो है वो क्या है, बेशक इन पर्सन आया है या प्रॉक्सी आया है, शैल बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। यानी वैसे क्या होता है, सेक्शन 103 है प्रॉक्सी का, सॉरी वो क्या बोलते हैं कॉरम का, ठीक है, 103 सेक्शन है कॉरम का,
103 कॉरम का सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये बात कही गई है, कॉरम के सेक्शन में ये बात की गई है कि हाँ जी, जो इन पर्सन आएगा वही क्या है कि कॉरम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। जो बंदा इन पर्सन आएगा वही कॉरम कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये बात की गई है 103 में, ठीक है। यानी कि जो प्रॉक्सी के जरिए मीटिंग अटेंड करेगा, मतलब मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, किसी को भेज रहा हूँ प्रॉक्सी के जरिए, तो उसे हम कॉरम का पार्ट नहीं मानते। बट एनसीएलटी के पास ये पावर है, एनसीएलटी ये कह सकता है कि बंदा खुद आए या प्रॉक्सी के जरिए आए, तब भी उसे कहें कि कॉरम का पार्ट मान लिया जाएगा, ही शैल कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग, ठीक है। इवन ये भी कह सकता है कि अकेला मेंबर भी क्या है कि कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। वैसे हम 103 में पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में जो कॉरम होता है वो 2 होता है। कॉरम क्या होता है कि कम से कम इतने मेंबर्स मीटिंग में आएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में कॉरम जो होता है वो 2 होता है। पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है मेंबर की संख्या पे, मेंबर्स की संख्या पे। अगर मेंबर्स की संख्या कितनी है, 1000, तो कॉरम होता है 5। अगर संख्या है 1000 से ज़्यादा, यानी 1001 से लेके 5000, तो कॉरम होता है 15। अगर संख्या है 5000 से ज़्यादा, तो कॉरम है 30, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर क्या है कि, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में कॉरम कितना है, 2, पब्लिक में ये होता है। बट एनसीएलटी ये कह सकता है कि एक बंदा भी आ गया तब भी क्या है वो कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर जाएगा। और ये चीज़ याद रखना है कि 103 में हमने चलो डिस्कस करना है, पहले ही कर दिया है वो तो। और आर्टिकल चाहें तो कॉरम की संख्या को बढ़ा सकते हैं, आर्टिकल चाहें तो इस कॉरम की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल में जो लिखा होगा, ज़्यादा संख्या लिखी है कॉरम की, तो फिर ज़्यादा कॉरम चाहिए होगा, ठीक है। तो एनसीएलटी के पास इस बात की पावर है कि वो कह सकता है कि सिंगल मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट द कॉरम, बेशक वो इन पर्सन आया है या प्रॉक्सी आया है। और हाँ, जो भी ये मीटिंग में डिसीजन लिए जाएंगे, ऐसे माने जाएगा जैसे ये कंपनी की ही मीटिंग थी, कंपनी ने ही डिसीजन लिया, ठीक है। और 98 में क्या है कि जहाँ पे एनसीएलटी को लगता है कि हाँ भी जो ईजीएम, यानी अदर देन एजीएम लिखा है, अदर देन एजीएम, यानी ईजीएम को बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल है कंपनी के लिए, ठीक है। जहाँ पे एनसीएलटी को लगता है ईजीएम बुलाना कंपनी के लिए क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल है, कंपनी के लिए क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल है ईजीएम को बुलाना, तो एनसीएलटी डायरेक्शन दे सकता है कि हाँ भी ईजीएम बुलाई जाए, ठीक है। एनसीएलटी ऐसा करेगा क्यों, या तो अपनी मर्जी से करेगा, ये मोटो उसको खुद को लगता है, या फिर मेंबर ने या डायरेक्टर ने एप्लीकेशन दी है। वहाँ पे क्या था कि 96 में कंपनी ने बुलाई नहीं थी मीटिंग, एजीएम बुलाई नहीं थी, और मेंबर ने एप्लीकेशन लगा दी एनसीएलटी को। बट जहाँ पे ईजीएम की बात हो रही है, जहाँ पे ईजीएम की बात हो रही है, ईजीएम में क्या है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन कौन लगा रहा है, डायरेक्टर लगा रहा है या मेंबर लगा रहा है, या एनसीएलटी को खुद को लगता है कि इम्प्रैक्टिकेबल है कंपनी के लिए मीटिंग बुलाना, ईजीएम बुलाना। ईजीएम इसके लिए क्या है कि एनसीएलटी फिर मीटिंग बुला सकता है या डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। बाकी की सारी स्टोरी वही है। तो जैसे एनसीएलटी बोलेगा वैसे क्या है कि मीटिंग क्या है, कॉल की जाएगी, हेल्ड की जाएगी, कंडक्ट की जाएगी। और एनसीएलटी ये क्या है कि ये भी जो मीटिंग बुलाने के लिए जो भी एंसिलरी या कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन है वो दे सकता है, तो उसको सही लगेगा, ठीक है। और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इस मीटिंग में वो सारे ऐसे माना जाएगा जैसे कंपनी में ही वो डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है। वैसे चलिए बेटा, तो नेक्स्ट ये अगला जो है 97 98 का डिफरेंस दिया है, सारा समझा ही दिया मैंने आपको। उसके बाद है 99, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पेनल्टी बता रखी है। यहाँ पे क्या बता रखी है, पेनल्टी, यानी कि 96 97 98 में अगर वायलेशन होती है तो यहाँ पेनल्टी बता रखी है, ये आप रीड कर लेना। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात हो रही है ईजीएम की। बात क्या हो रही है, ईजीएम की, ईजीएम, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि जैसे ईजीएम सेक्शन 100 की बात हो रही है, ठीक है। एक हम 98 करके आए अभी, 98 में हमने क्या बात की कि जहाँ पे क्या है कि ईजीएम बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल है, एनसीएलटी को लगता है, या मेंबर ने या डायरेक्टर ने एप्लीकेशन दे रखी है, तो वहाँ पे ईजीएम क्या है कि एनसीएलटी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बुलाई जाती है, ठीक है। फिर 100 क्या है कि पहला है बोर्ड के द्वारा, बोर्ड को जब सही लगेगा, बोर्ड को जब लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, बोर्ड को जब लगेगा कि रिक्वायरमेंट है तो बोर्ड डायरेक्शन दे देगा मीटिंग बुलाओ, तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो बोर्ड खुद तो बुलवा रहा है नहीं। और दूसरी बात आती है मीटिंग बाय मेंबर्स, यहाँ पे कौन है, वर्ड क्या बोला गया, रिक्वेजिशनिस्ट, ठीक है, रिक्वेजिशनिस्ट। रिक्वेजिशनिस्ट कौन लोग हैं, ये मेंबर्स ही हैं भाई, ठीक है। अब मेंबर्स जब एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, क्या सीक्वेंस है यहाँ पे, मेंबर्स एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन क्या, रिक्वेस्ट करते हैं, मेंबर्स बेटा रिक्वेस्ट करते हैं किसको, ठीक है, बोर्ड को।
ठीक है, कंपनी के जो बोर्ड है उसको एक रिक्वेजिशन देते हैं। रिक्वेजिशन क्या है? रिक्वेस्ट एक प्रकार की, ठीक है। तो रिक्वेजिशन दे दी मेंबर्स ने कि बोर्ड को बोला कि मीटिंग बुलाइए। अब बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, आप ध्यान से समझना, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जिस दिन रिक्वेजिशन दी गई है, ठीक है, जो डेट ऑफ रिक्वेजिशन है, जिस दिन रिक्वेजिशन दी गई है उसके 21 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 21 डेज अरेंज करें मीटिंग के लिए। विद इन 21 डेज क्या करे? अरेंज फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए क्या करे वो? अरेंजमेंट, ठीक है, मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करे 21 दिन के अंदर अंदर। और रिक्वेजिशन से ही 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुलाए विद इन 45 डेज। विद इन 45 डेज क्या करे? कन्वीन द मीटिंग, कन्वीन मीटिंग, ठीक है। तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 21 दिन के अंदर अरेंज करो और रिक्वेजिशन से ही 45 दिन के अंदर किसी हाल में भी मीटिंग बुला लो, ठीक है। अब मान लीजिए कि बोर्ड ने अपना जिम्मा नहीं निभाया, बोर्ड ने 45 दिन के अंदर मीटिंग नहीं बुलाई, तो रिक्वेजिशन से ही 3 महीने हैं, रिक्वेजिशन से ही 3 महीने के अंदर, यानी 45 दिन बीत गए, अगले 45 दिन के अंदर कह सकते हैं। तो विद इन 3 मंथ्स क्या है कि जो रिक्वेजिशनिस्ट हैं, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो जो रिक्वेजिशनिस्ट हैं वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं। रिक्वेजिशनिस्ट में themselves कन्वीन द मीटिंग, कन्वीन द मीटिंग। अब देखिए मेंबर्स ने खुद मीटिंग बुलाई है, मेंबर्स ने क्या है? खुद मीटिंग बुलाई है यहाँ पे। अब मेंबर्स ने जब खुद मीटिंग बुलाई है यहाँ पे, तो उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे क्या मान लिए जाएंगे? जैसे कंपनी ने डिसीजन लिए हैं, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे के सारे डिसीजन क्या माने जाएंगे? कि जैसे वो कंपनी के ही डिसीजंस हैं, कंपनी ने ही मीटिंग बुला के डिसीजन लिए हैं, तो वो सारे के सारे डिसीजंस क्या होंगे बेटा? वैलिड हो जाएंगे। वो सारे के सारे डिसीजंस क्या होंगे? वैलिड। तो याद रखिएगा, रिक्वेजिशन के 21 दिन के अंदर मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करना है और रिक्वेजिशन से 45 डेज के विद इन मीटिंग कन्वीन करनी है, ठीक है। और रिक्वेजिशन से 45 दिन के अंदर अगर बोर्ड मीटिंग कन्वीन नहीं करवाता तो मेंबर्स देमसेल्व्स में कन्वीन द मीटिंग, और इस मेंबर्स द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो ऐसे माना जाएगा जैसे वो कंपनी के ही डिसीजन है, वो सारे डिसीजन क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे, वैलिड, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये मीटिंग बुलानी कहाँ पे है? वही एट रजिस्टर्ड ऑफिस मीटिंग बुलानी है, ठीक है। अब मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस बंद था उस दिन, मेंबर्स ने कह दिया कि आप तो बुला नहीं रहे, हम बुलाएंगे, बट बोर्ड ने क्या किया? ताला लगा दिया रजिस्टर्ड ऑफिस को। तो मेंबर्स कहीं और उसी एरिया में, कहीं भी उसी शहर में या टाउन में, विलेज में मीटिंग बुला सकते हैं, और जो भी खर्चा आएगा मेंबर किससे लेगा? ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे मीटिंग बुलाने में, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें कंपनी रियम्बर्स करेगी। कंपनी खर्चे किसको देगी? मेंबर्स को रियम्बर्स करेगी। ये लीजिए आपका खर्चा जिन मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। और कंपनी किससे रिकवर करेगी? बोर्ड से, ठीक है, बोर्ड से रिकवर करेगी। तो कंपनी रिकवर करेगी बोर्ड से, ठीक है, और रियम्बर्स करेगी किसको? ठीक है, रिक्वेजिशनिस्ट को। ये क्लियर हो गया। तो पहली बात क्या है कि बोर्ड को जब सही लगेगा एज पर द रिक्वायरमेंट मीटिंग बुला सकता है, और जो मेंबर्स है, ठीक है, वो रिक्वेजिशन देते हैं बोर्ड को कि मीटिंग बुलाइए, इस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। वो जरूरी नहीं होता कि मुद्दा बताना, तो इतना ही कह सकते हैं कि मीटिंग बुलवाइए, तो उनके कहने पे क्या है कि मीटिंग बोर्ड बुलवाएगा, ठीक है। बोर्ड की जिम्मेवारी क्या है कि जब रिक्वेजिशन दी गई है विद इन 21 डेज मीटिंग के लिए अरेंज करे, और विद इन 45 डेज मीटिंग बुलाए। नहीं बुलाता तो विद इन 3 मंथ्स क्या है कि रिक्वेजिशन से मेंबर्स खुद मीटिंग बुला सकते हैं, और रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुलाएंगे, कहीं और बुलानी पड़ जाती है तो वो खर्चे कंपनी से रिकवर करेंगे, कंपनी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से रिकवर करेगी जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, जिनकी जिम्मेवारी थी, जिन्होंने डिले, ये मीटिंग नहीं होने दी, ठीक है। और ये याद रखिए कि इस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। और इस मीटिंग में जो कॉरम है वैसे हम कॉरम का जब पढ़ेंगे 103 में, तो वैसे क्या होता है कि मीटिंग का जो कॉरम है वो आधे घंटे के अंदर उपस्थित होना चाहिए। आधे घंटे में अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग आगे जाके क्या होती है? मीटिंग क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट अडजर्न हो जाती है, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, ठीक है। बट इस मीटिंग की अगर हम बात करें, इस मीटिंग की बात करें तो मीटिंग जो होती है ये वाली, ठीक है, ये कैंसिल हो जाती है। वैसे क्या होता है कि मीटिंग अगर आधे घंटे के अंदर विद इन 30 डेज अगर कॉरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग क्या हो जाती है? ठीक है, अडजर्न हो जाती है, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। और ये वाली मीटिंग क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है।
क्योंकि मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई और मेंबर्स खुद ही नहीं आए, क्वारम भी नहीं आया उनका, तो मीटिंग क्या हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें है कि जो रिक्वेशन दे कौन सकता है, ठीक है, रिक्वेशन कौन दे सकता है, और दूसरी बात है कि मीटिंग बुलानी कहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे हमने एजीएम की बात की थी, एजीएम कहाँ बुलानी होती है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और जो हमने बात की थी कंपनी अनलिस्टेड है तो उसके सारे के सारे मेंबर कंसेंट दे दे राइटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो मीटिंग इंडिया में कहीं बुला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ईजीएम होती है ये इंडिया में कहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, ये इंडिया में कहीं भी बुलाई जा सकती है, परंतु परंतु अगर एक कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन बाहर हुई है, उसकी इंडिया में क्या है, होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है, होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो एक कंपनी जिसकी इनकॉर्पोरेशन बाहर हुई है, उसकी अगर इंडिया में होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है, तो ये वाली इंडियन होली ऑन सब्सिडरी कंपनी वर्ल्ड में कहीं मीटिंग बुला सकती है। जैसे कि मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग तो इंडिया की कंपनी है नहीं, बाहर की है। ठीक है, अब सैमसंग मेरे ख्याल से कोरियन कंपनी है। ठीक है, तो कोरिया की कंपनी लेट सपोज, तो अब क्या है कि इसकी इंडिया में एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सैमसंग इंडिया प्राइवेट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, सही बताऊँ। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, तो सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए इसकी क्या है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि सारी की सारी कैपिटल किसके पास है, इस सैमसंग लिमिटेड कंपनी के पास है। एक कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसकी इंडिया में क्या है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है। अब वैसे ही तो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है कंपनी सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उसे तो इंडिया में बुलानी चाहिए एजीएम, पर नहीं, एक होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये कंपनी क्या है कि इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कहीं मीटिंग बुला सकती है। ठीक है, कैन कन्वीन ईजीएम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दुनिया में कहीं भी मीटिंग बुला सकती है। ठीक है, अदरवाइज तो क्या था, इसको ये ईजीएम कहाँ बुलानी थी, इंडिया में ही। ठीक है, सर आप पूछोगे सर एजीएम का भी ऐसा होगा, नहीं, एजीएम का ऐसा नहीं है। ठीक है, बात ईजीएम की हो रही है यहाँ पे, एजीएम का तो हम पढ़ा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक इसमें ये बात रहेगी कि रिक्वेजिशन दे कौन सकता है, रिक्वेजिशन दे कौन सकता है, डिपेंड करेगा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। ठीक है, कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो वाले मेंबर्स जिनके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल है, कैरिंग वोटिंग राइट्स। ठीक है, वो वाले मेंबर्स जिनके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल है, कैरिंग वोटिंग राइट्स, तो वो वाले मेंबर्स ही रिक्वेजिशन दे सकते हैं। मान लो मेरे पास 5% कैपिटल है, ठीक है, तो मैं अकेला अगर रिक्वेजिशन देना चाहता हूँ नहीं चलेगी, तो मेरे पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि कंपनी जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उस केस में वो वाले मेंबर्स जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है। ठीक है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है तो वो लोग अगर रिक्वेजिशन दे देंगे। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखो, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो हैविंग शेयर कैपिटल में क्या है, वो वाले मेंबर जिनके पास 1/10 पेड अप कैपिटल है। ठीक है, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट्स है। पर यहाँ पे भी बात तो वोटिंग राइट्स की हो रही है कि 1/10 पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, तो जिन शेयर कैपिटल की वोटिंग राइट्स नहीं है, जिन शेयर कैपिटल के वोटिंग राइट्स नहीं है, तो वो वाली कैपिटल काउंट भी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि कौन सी कैपिटल की वोटिंग राइट्स नहीं होते, इक्विटी के तो वोटिंग राइट होते ही होते हैं। जब भी मेंबर्स की मीटिंग होगी, हर एक मुद्दे के ऊपर इनके तो वोटिंग राइट होते ही होते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट नहीं होते, ये आपको पता ही है। तो जिनके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो वाली कैपिटल काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर मान लीजिए तो सारी कैपिटल में 15% कैपिटल मेरे पास है, ठीक है, सारी की सारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे पास है। ठीक है, तो मैं ये जो रिक्वेजिशन नहीं दे सकता, परंतु इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 47। ठीक है, आपको याद होगा सेक्शन 47 किसका है, वोटिंग राइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 4 केसेस में उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास भी 4 केसेस में वोटिंग राइट आ जाते हैं, आपको याद होगा। पहला, अगर 2 साल लगातार 2 ईयर्स कंजेक्टिवली उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता, 2 साल लगातार उनको डिविडेंड अगर नहीं दिया गया, और दूसरा जिस मुद्दे पे डिस्कशन हो रही है वो मैटर उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
मैटर्स उनको अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन किया जा रहा है एज पर सेक्शन 48, अब ये जो मुद्दा है वो प्रेफरेंस शेयर के को अफेक्ट करता है, इस मुद्दे पे तो वोट डालने का हक होगा उनके पास ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैटर्स जो है वो अफेक्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो जो मैटर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अफेक्ट कर रहा है उस मुद्दे पे तो वोट डाल ही सकते हैं वो, ठीक है। तो 2 साल की बात, मतलब 2 साल लगातार डिविडेंड नहीं मिला, या मैटर्स अफेक्ट करता है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। या फिर क्या है कि बात किसकी हो रही है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल की, ठीक है। जो मुद्दा डिस्कस हो रहा है तो वहां पे क्या है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रही है। अब रिडक्शन आपको पता ही है सेक्शन 66 में होती है, ठीक है। या फिर बात हो रही है किसकी, वाइंडिंग अप की, ठीक है। तो 4 मुद्दों के ऊपर क्या होता है कि प्रेफरेंस होल्डर के ऊपर क्या है कि के पास क्या है कि वोट डालने का राइट आ जाता है। पहला, उनको 2 साल लगातार डिविडेंड ना मिला। दूसरा, ऐसे मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस होल्डर्स को। और तीसरा, अगर बात हो रही है किसकी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल की। चौथा, बात हो रही है वाइंडिंग अप की। तो 4 मुद्दों के ऊपर क्या है कि प्रेफरेंस होल्डर्स के पास क्या है कि वोटिंग राइट आ जाते हैं। 4 मुद्दों पे क्या है कि वोटिंग राइट आ जाते हैं किसके पास, प्रेफरेंस होल्डर के पास, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे कि हाँ, कि हैविंग, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो लोग जिनके पास 1/10 पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, कि प्रेफरेंस होल्डर वाला ये केस है या नहीं है। अगर ये वाला केस है तो उनके पास भी वोट डालने का राइट होगा, ये नहीं है तो केवल इक्विटी के पास वोट डालने का राइट होगा, ठीक है। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहाँ तो केवल क्या देखेंगे, इन लोगों के पास क्या है कि 1/10 वोटिंग राइट्स है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आपको ये समझ आ गया कि बोर्ड को जब सही लगेगा वो मीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। और मीटिंग जो बुलानी होती है इंडिया में बुलानी होती है। बट अगर एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और एक ऐसी कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी है जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ऐसी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी ईजीएम बुला सकती है, ठीक है। और जो हमने देखा कि जो रिक्वेशनिस्ट हैं, ठीक है, तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 1/10 शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स है, ठीक है। या अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 1/10 वोटिंग राइट्स हैं, तो रिक्वेशन देते हैं बोर्ड को, तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि 21 दिन के अंदर वो मीटिंग के लिए अरेंज करे और 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलाए। नहीं बुलाता तो 3 महीने के अंदर क्या है कि रिक्वेस्टिस्ट खुद मीटिंग बुला सकते हैं। और जो भी वो डिसीजन मीटिंग में लेंगे वो ऐसे माने जाएगा जैसे कंपनी ने खुद डिसीजन लिए हैं, और वो सारे डिसीजन क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। और मीटिंग में अगर मान लीजिए कोरम भी प्रेजेंट ना हुआ तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब डिस्कस हो चुका हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है 101, ठीक है। मीटिंग का नोटिस होता है 101 में, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब देखो नोटिस की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे कंपनियों में बेसिकली 3 नोटिस की बात की गई है। एक 101 में, एक 115 में, एक 174 में, ठीक है। अब 101 की अगर बात करें, ये क्या होता है कि जो नोटिस दिया जाता है मेंबर्स को, ठीक है, ये जीएम का नोटिस होता है। जीएम का नोटिस होता है कि कंपनी ने बुलानी है मीटिंग, ठीक है। कंपनी ने क्या बुलानी है, मीटिंग, ठीक है। कंपनी ने मीटिंग बुलानी है तो कंपनी मेंबर्स को नोटिस देगी, बताएगी नहीं, ठीक है, मीटिंग होने जा रही है। और दूसरा एक नोटिस होता है, ठीक है। ये जो नोटिस होता है, ठीक है, ये जो नोटिस है बेटा, ये जो है ये किसका है, स्पेशल नोटिस है। 115 में क्या आता है बेटा, स्पेशल नोटिस, ठीक है। ये किसका नोटिस है, ठीक है, ये स्पेशल नोटिस आ गया। और ये नोटिस कौन देता है, ये मेंबर देते हैं किसको, कंपनी को, ठीक है। मेंबर देते हैं किसको, कंपनी को, ठीक है। अब ये नोटिस कौन है, मेंबर देता है किसको, कंपनी को, हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और 174 का नोटिस है, ये है बीएम का नोटिस, बोर्ड मीटिंग नोटिस, कि ठीक है, अब बोर्ड की मीटिंग आ रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो कंपनी जो है नोटिस देती है हर एक डायरेक्टर को, हर एक डायरेक्टर को, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं इस समय वो बात कर रहे हैं मेंबर्स की मीटिंग की, सेक्शन 101 एंड 115 की। अब पहले बात करते हैं 101 की, मेंबर्स की मीटिंग का नोटिस, ठीक है। 101 की बात करते हैं बेटा, 101 की मेंबर्स की मीटिंग का जो नोटिस है। अब जब हम बात करते हैं 101 की, सेक्शन 101 की, ठीक है, तो 101 में क्या है कि कंपनी जो नोटिस देती है मेंबर्स को, वो देती है 21 क्लियर डेज नोटिस, 21 क्लियर डेज नोटिस, 21 क्लियर डेज नोटिस।
सर ये 21 क्लियर डेज नोटिस क्या है? इसमें होता है क्या है, जो डे ऑफ नोटिस है वो नहीं काउंट होता, ठीक है, जो डे ऑफ नोटिस है वो नहीं काउंट होता। फिर जिस दिन मीटिंग है, डे ऑफ मीटिंग, डे ऑफ मीटिंग है, ठीक है, वो भी नहीं काउंट होता, ठीक है। डे ऑफ नोटिस है वो नहीं काउंट होगा, डे ऑफ मीटिंग है वो नहीं काउंट होगा। यानी कि जो 21 दिन की बात हो रही है बेटा, 21 दिन की बात हो रही है, ठीक है, उस 21 दिनों में क्या है, जिस दिन मीटिंग का नोटिस भेजा गया है वो दिन नहीं काउंट होगा, जिस दिन मीटिंग होनी है वो दिन नहीं काउंट होगा। अगर मीटिंग बाय पोस्ट भेजा गया है तो 48 आवर्स यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा उसके भी एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 48 आवर्स भी क्या है साथ में एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम फॉर पोस्टिंग, अगर नोटिस बाय पोस्ट भेजा गया है, ठीक है। अगर नोटिस क्या है कि बाय पोस्ट अगर भेजा गया है तो ये भी टाइम क्या है कि काउंट नहीं होगा, तो ये टाइम भी क्या बेटा काउंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मीटिंग मान लीजिए 25 तारीख को होनी है, 25 अक्टूबर को होनी है, ठीक है, और नोटिस भेजा गया है 1 तारीख को, तो हमें चेक ये करना है कि ये नोटिस सही है कि गलत है। आई रिपीट, मीटिंग मान लीजिए होने जा रही है 25 को, ठीक है, और नोटिस भेजा गया है कब, 1 तारीख को। अब हमें ये चेक करना है कि ये नोटिस वैलिड है या गलत है, ठीक है, नोटिस क्या है, वैलिड है या गलत है, ठीक है। कि ये नोटिस क्या है कि कहीं छोटा नोटिस तो नहीं है, ये नोटिस कहीं छोटा नोटिस तो नहीं है। अब देखो पहली बात तो ये है कि ये है डे ऑफ नोटिस, ठीक है, तो ये तो काउंट होगा नहीं, ये तो क्या है 1 तारीख क्या है डे ऑफ नोटिस, ये तो काउंट होना नहीं है। तो 25 तारीख क्या है डे ऑफ मीटिंग है, ठीक है, 25 तारीख क्या है डे ऑफ मीटिंग है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ना 1 तारीख काउंट होनी है, ना 25 तारीख काउंट होनी है, और नोटिस क्या है कि बाय पोस्ट भेजा गया है, तो 2 तारीख की भी काउंट नहीं होगी और 3 तारीख की भी काउंट नहीं होगी, ठीक है। ना 1 काउंट हुई, ना 2 काउंट हुई, ना 3 काउंट हुई, ना 25 काउंट हुई। तो बीच में दिन कितने बचे, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8 आप मिलाओगे, टोटल करोगे, ठीक है, तो 4 से लेके 10, 7 दिन एक है, फिर 10 एक है, 4 एक है, तो कुल मिला के 21 दिन बचे हैं, ठीक है। तो यानी कि नोटिस बिल्कुल सही भेजा गया है, ना जल्दी ना लेट, तो 21 डेज नोटिस है। बीच में जो गैप है वो 21 डेज का चाहिए, बीच में जो गैप है वो कितना चाहिए, 21 डेज का चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यही नोटिस 1 को ना भेजा जाता, 2 तारीख को भेजा जाता, ठीक है, यही नोटिस 1 को ना भेजा जाता, 2 को भेजा जाता, तो इसे हम क्या बोल देते बेटा, इसे हम बोल देते शॉर्टर नोटिस, ठीक है। और शॉर्टर नोटिस में क्या होता है कि नोटिस क्या है, वैलिड नहीं होता। शॉर्टर नोटिस क्या होता है, इनवैलिड नोटिस होता है, और शॉर्टर नोटिस पे बुलाई गई मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, और ये क्योंकि ये नोटिस क्या है, इनवैलिड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर आप मीटिंग बुला के जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सब क्या है, इनवैलिड है। क्या सर इसकी कोई एक्सेप्शन है कि जहाँ पे क्या है कि मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जाए और नोटिस वैलिड हो जाए? आंसर है यस। तो वहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं, कहते हैं कि शॉर्टर नोटिस चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टर नोटिस चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2 अलग अलग केस हैं, एजीएम का अलग है, ईजीएम का अलग है, एजीएम का अलग है, ईजीएम का अलग है। एजीएम में तो कहते हैं कि 95% मेंबर परमिशन दे दें, 95% मेंबर क्या है परमिशन दे दें, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है, शॉर्टर नोटिस चल जाएगा। अगर 95% मेंबर्स क्या हैं परमिशन दे दें तो चलेगा, जिनके पास वोट डालने का राइट है, ठीक है। अगर अदर जीएम है यानी ईजीएम है, अगर क्या बेटा ईजीएम है, तो ईजीएम में भी शॉर्टर नोटिस चल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेजोरिटी इन नंबर्स प्लस जिनके पास 95% पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स है। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 95% क्या है वोटिंग राइट्स है। तो बिल्कुल भूल गया, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल है ही सिंपल है, क्या समझना है इसमें। शॉर्टर नोटिस एजीएम की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे संख्या, 95% ऑफ मेंबर्स जिनके पास वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, 95% ऑफ मेंबर्स जिनके पास वोट डालने का राइट है, ठीक है, जिनके पास वोट डालने का राइट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब कहते हैं कि आगे का वोट डालने का राइट है, ठीक है, फिर कहते हैं कि ईजीएम की अगर बात करें, ईजीएम में 2 बातें की गई हैं, ईजीएम में 2 बातें हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो परमिशन किसकी चाहिए शॉर्टर नोटिस के लिए, मेजोरिटी मेंबर्स की, मेजोरिटी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए,
प्लस जो मेजोरिटी हैं मेंबर्स जिन्होंने परमिशन दी है, उनके पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, कैरिंग वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जिनकी आप परमिशन ले रहे हो, जिनकी आप बेटा परमिशन ले रहे हो, उनके पास मेजोरिटी, वो बंदे मेजोरिटी होनी चाहिए संख्या में वो लोग मेजोरिटी में होने चाहिए, प्लस उनके पास एटलीस्ट 95% पेड अप कैपिटल होनी चाहिए जिनके वोटिंग राइट्स हैं। और दूसरी बात आती है कि कंपनी जहां पे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग, वहां तो वो वाले मेंबर्स जिनके पास 95% वोटिंग राइट्स हैं, कम से कम उनके पास क्या है बेटा, 95% क्या है, वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, 95% इनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स हैं, उन लोगों की परमिशन चाहिए। ठीक है, अब समझ आ गया। तो ये रट लेना अच्छे से, बहुत सिंपल है। टोटल नोटिस क्या है, तब चलेगा जहाँ पे क्या है, एजीएम है। अगर अगर एजीएम है बेटा, तो जहाँ पे क्या है कि 95% मेंबर्स ने कम से कम परमिशन दे रखी है। अगर ईजीएम है, ईजीएम, तो देखना पड़ेगा कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो परमिशन चाहिए किसकी, मेजोरिटी इन नंबर्स की। और जो ये मेंबर्स हैं इनके पास एटलीस्ट 95% पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और कंपनी अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो 95% के पास क्या है, वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। फिर कहते हैं कि नोटिस देना किसको है। ठीक है, नोटिस देना किसको है। ठीक है, नोटिस देना किसको है, नोटिस भेजना है किस किस को, एक तो सब मेंबर्स को, मेंबर्स की मीटिंग है भैया, उनको देना है, टू ऑल मेंबर्स। अगर मेंबर्स भाई भगवान को प्यारा हो गया है, डेथ हो गई है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे देंगे। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो जो ऑफिशियल असाइनी है उसको दे देंगे। उसके अलावा जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनको देना है। तो डायरेक्टर्स को तो देना ही देना है भाई, मैनेजमेंट है, उनको तो मीटिंग में आनी चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है कि नोटिस देना है, सभी मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, सबको नोटिस देना ही देना है। ठीक है, नोटिस क्या है, 21 क्लियर डेज नोटिस है। और हर एक नोटिस जो है देना है में क्या है कि जो डे ऑफ मीटिंग है वो नहीं काउंट होगा, डे ऑफ नोटिस काउंट नहीं होगा। अगर मीटिंग बाय पोस्ट, नोटिस बाय पोस्ट है तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 48 आवर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बाय पोस्ट के टाइम के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और शॉर्टर नोटिस की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट आता है 102। ठीक है, 102 किसका है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का। ठीक है, किसका है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, आपको पता ही है। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, देखो, इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसी सेक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है बिजनेस का। बिजनेस क्या होता है, जो एजेंडा हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं। बिजनेस क्या होता है बेटा, जो एजेंडा हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब हमें पता ही है कि बिजनेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। बिजनेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेसेस, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेसेस। अब कहते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या होते हैं। 4 बिजनेस आपको पता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस है। 4 बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। कौन से, डेक्लारेशन ऑफ डिविडेंड था, डेक्लारेशन ऑफ डिविडेंड था। ठीक है, एक याद होगा आपको, एक क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड को जब डिक्लेयर करना होता है उस बिजनेस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी बिजनेस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, उसके अलावा ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ठीक है, या उसका रेमुनरेशन फिक्स करना है। ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है या उसका रेमुनरेशन फिक्स करना है, तो ये भी बेटा क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। और थर्ड था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर को एजीएम में अपॉइंट करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। उसके अलावा जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटर रिपोर्ट है या बोर्ड रिपोर्ट है, उसको अप्रूव करना है। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। तो बेटा चारों के चारों बिजनेस क्या होते हैं ये वाले, ठीक है, चारों के चारों बिजनेस क्या हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस हैं। ये चारों बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस। डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग द रेमुनरेशन देयर ऑन, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, डायरेक्टर्स हो गया सॉरी, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा उनकी अप्रूवल होगी, उनका कंसिडरेशन एंड देन अप्रूवल। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये यानी कि अब इसका मतलब क्या है, ये जो बिजनेस होते हैं ये कहाँ डिस्कस होते हैं, ठीक है, इन एजीएम। ऑल 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस, ऑल 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस
आर डिस्कस्ड इन एजीएम। ठीक है, चारों के चारों जो बिजनेस बेटा होते हैं, ये चारों के चारों जो बिजनेस होते हैं, ये कहाँ डिस्कस होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में जो बुलाई जाती है सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चारों के चारों जो ऑर्डिनरी बिजनेस है डिस्कस कहाँ होते हैं? एजीएम में डिस्कस होते हैं, एजीएम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजीएम में इन चारों के अलावा कोई भी डिस्कस होगा बिजनेस, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, अच्छा हाँ, स्पेशल बिजनेस होता क्या पहले तो ये समझिए। इन चारों को छोड़ के कोई भी बिजनेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, एनी बिजनेस अदर देन फोर ऑर्डिनरी बिजनेस इज कॉल्ड, फोर ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं उनको छोड़ के और कोई भी बिजनेस है तो हम क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के कोई भी बिजनेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पेशल बिजनेस। ठीक है, अब ये आप समझ लग गया तो मैंने समझाया कि जो चार बिजनेस होते हैं ये वाले, ठीक है, ये चारों के चारों कहाँ डिस्कस होते हैं? एजीएम में। इसका मतलब क्या है कि एजीएम में इन चारों के अलावा कोई भी डिस्कस होगा वो क्या होगा? स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस। ठीक है, एजीएम में जो बिजनेस डिस्कस होंगे वो कौन से होंगे? चार ऑर्डिनरी प्लस अदर जो होंगे वो क्या होंगे? स्पेशल। अदर सारे के सारे क्या हैं? ऑल अदर क्या हैं? स्पेशल। ठीक है, स्पेशल बिजनेस होंगे। परंतु ईजीएम में जो भी बिजनेस डिस्कस होगा वो सारे के सारे क्या हैं? स्पेशल। ऑल आर स्पेशल बिजनेसेस। ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस क्या होंगे बेटा? स्पेशल होंगे। ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस क्या है? स्पेशल है। एजीएम में चार ऑर्डिनरी हैं और बाकी सारे क्या हैं? स्पेशल हैं। ईजीएम में सारे के सारे क्या हैं? स्पेशल है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात ये है कि यहाँ पे कि सर ये जो बात हो रही है स्टेटमेंट की, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की, ये क्या है? अब यहाँ पे कहते हैं कि देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस है वो स्पेशल है, और जब भी स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा, जब भी क्या होगा? स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा, तब क्या करना है? तो नोटिस भेजना है अंडर सेक्शन 101। तो नोटिस है बेटा 101 के तहत, उसके साथ अनेक्स करनी है, अनेक्स। अनेक्स करनी है क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो नोटिस भेजना है 101 के तहत सभी मेंबर्स को, उसके साथ क्या लगानी है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 जो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि ये अनेक्स का मतलब क्या है? अनेक्स का मतलब ये है कि ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है ये इस नोटिस का हिस्सा बन जाएगी, इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी। अगर आपने इस नोटिस के साथ ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं भेजी तो इस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर आपने नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं भेजी तो इस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये अनेक्स का मतलब ये होता है। और उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कहते हैं कि सर इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो एजेंडा डिस्कस होने वाला है, जो भी बिजनेस डिस्कस होने वाला है, ठीक है, वो मेंशन किया जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि ये एजेंडा डिस्कस होने जा रहा है। इस एजेंडे में कंपनी के डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का, एमडी का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। 102। ठीक है, इसमें क्या है? कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर है, केएमपी है, ठीक है, और उनके जो रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी के जो रिलेटिव्स हैं, उनका इनमें क्या इंटरेस्ट है, और ये डिस्क्लोज करना होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज ना किया कि डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का या उनके रिलेटिव्स का क्या इंटरेस्ट है, तो जो ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं उस बिजनेस में जो उनका इंटरेस्ट है, उससे अगर वो कोई प्रॉफिट कमाते हैं वो सारा का सारा कंपनी को वापस देंगे, सारा का सारा कंपनी को वापस देंगे। और जो पेनल्टी लगेगी 102 में वो तो अलग है। ठीक है, तो यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया जाता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं या केएमपी या उनकी कोई रिलेटिव हैं, उनका जो एजेंडा डिस्कस हो रहा है उसमें क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट्स जो मेंबर्स को उस एजेंडा को समझने के लिए, उस जो एजेंडा डिस्कस होने वाला है, बिजनेस डिस्कस होने वाला है, उसके आइटम्स को मीनिंग, उसके आइटम्स के मीनिंग, स्कोप या इम्प्लीकेशंस को समझने में सहायता कर सके, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ अनेक्स की जाती है। इसका मकसद ये होता है, दो चीज़ों के बताना मेन मकसद होता है। एक तो डिटेल्स बताई जाती है
कि जिसमें क्या है कि जो बिजनेस डिस्कस होने वाला है उसकी जो आइटम्स हैं उसकी डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। साथ में जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर है, केएमपी है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनका उस एजेंडा में क्या इंटरेस्ट है, क्या उनका कंसर्न है, स्टेक है, वो सब बताया जा सके। ठीक है। और कहते हैं कि देखिए, ये हमने पढ़ लिया कि 4 बिज़नेस जो हैं वो ऑर्डिनरी हैं, ठीक है? उसके अलावा क्या है, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, ठीक है? और हाँ, और 2% तक का कहते हैं कि देखो, अब जो स्टेक है 2% तक का, ठीक है? जो दूसरी कंपनी जैसे कि अब जो डायरेक्टर थे, मैनेजर थे, अब उनका किसी और जैसे मान लो हमारी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। उस दूसरी कंपनी में अगर 2% की पेड अप कैपिटल का स्टेक है, हमारी किसी डायरेक्टर या मैनेजर के पास, ठीक है, तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2% से ज़्यादा वाले स्टेक को क्या मानते हैं, ये यहाँ पे इसका जो स्टेक माना जाएगा उसको डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाएगा, 2% से ज़्यादा का है अगर तो। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया कि अगर ये प्रॉफिट कमाते हैं, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, डिस्क्लोज नहीं करते या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर करते हैं, तो जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, केएमपी है, रिलेटिव सब कुछ भी प्रॉफिट कमाते हैं, जो बेनिफिट कमाते हैं, तो सारा का सारा क्या है कि वो होल्ड करेंगे कंपनी के बिहाफ पे एज ए ट्रस्टी। ठीक है, एज ए ट्रस्ट होल्ड करेंगे, कंपनी को सारा का सारा पैसा वापस देंगे, और कंपनी इसको ये वेव भी नहीं कर सकती। कंपनी का जो भी नुकसान हुआ होगा, ठीक है, जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया कंपनी को देंगे एक तो, ठीक है, और जो भी नुकसान भी हुआ है कंपनी को उसको कॉम्पनसेट करेंगे ये, ठीक है, और पेनल्टी साथ में लगेगी उनके ऊपर। चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉलम की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। हमने बताया था कि प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर। मेंबर की संख्या 1000 तक है तो कॉलम चाहिए 5, अगर 1000 से ज़्यादा है यानी 1001 से लेके 5000 है कॉलम चाहिए 15, अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर की संख्या है कॉलम चाहिए 30। आर्टिकल चाहे तो कॉलम की संख्या को बढ़ा सकते हैं, और आर्टिकल इतना बताते हैं, मान लो आर्टिकल ने अगर लिख दिया कि 20 कॉलम चाहिए, मेंबर की संख्या ही कितनी बची है, 18, तो ठीक है, 18 मेंबर आ जाएंगे मीटिंग में तो कॉलम बन जाएगा, 18 से कम आएंगे कॉलम नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर द कॉलम, बट मेंबर की संख्या ही इतनी रहेगी कि जो इतने आर्टिकल में लिखी है उससे कम, तो जितने मेंबर्स बचे हैं उतने मीटिंग में आ जाएंगे तो कॉरम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कॉरम जो है हमने बात की थी, ठीक है, तो मीटिंग का टाइम तय किया गया होता है। ठीक है, जो टाइम फिक्स किया गया है मीटिंग के लिए, उस फिक्स टाइम पे अगर कॉरम उपस्थित नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, कॉरम मान लीजिए जो टाइम फिक्स किया गया है उस समय पे प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग क्या होती है बेटा, एडजर्न्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, और ये कॉरम प्रेजेंट कितने टाइम में होना चाहिए, विद इन 30 मिनट्स। जो टाइम फिक्स किया गया उसके हाफ एन आवर के विद इन आ जाना चाहिए। आधे घंटे में नहीं आता तो मीटिंग हो जाती है अर्जेंट, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। और मैंने बताया था कि जहां मीटिंग बुलाई गई है बाय रिक्वेस्टनिस्ट, मीटिंग बुलाई गई है बाय रिक्वेस्टनिस्ट, अगर फॉरम हाफ एन आवर में नहीं आता तो मीटिंग क्या हो जाती है, अर्जेंट हो जाती है, सॉरी, मीटिंग क्या हो जाती है, शेल स्टैंड कैंसल्ड। मीटिंग बुलाई गई है अगर बाय रिक्वेस्टनिस्ट अंडर सेक्शन 100, तो मीटिंग शेल स्टैंड कैंसल्ड, क्योंकि जिन्होंने मीटिंग बुलाई खुद इवन कॉरम भी नहीं आया। और कॉरम में ये याद रखना है कि जो लोग इन पर्सन आते हैं वो कॉरम में काउंट होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट में, पब्लिक में 5, 15, 30 की बात कर रहे हैं। ये जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होते हैं वही कॉरम में काउंट होते हैं। ठीक है, जो प्रॉक्सी के जरिए आते हैं, ठीक है, जो प्रॉक्सी के जरिए मीटिंग अटेंड करते हैं, मतलब मैं नहीं गया मैंने किसी और को भेज दिया, तो प्रॉक्सी वाले जो मेंबर्स हैं जो प्रॉक्सी के जरिए मीटिंग अटेंड करते हैं, तो प्रॉक्सी कॉरम में काउंट नहीं होता। प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड इन द कॉरम। प्रॉक्सी जो होता है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट डाल सकता है, ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ठीक है, और वो क्या है कि वो कॉरम में काउंट नहीं होता, परंतु उसकी एक्सेप्शन थी जो हमने पढ़ी थी 97 वाली, 98 वाली, कि हमने कहा था कि जो एनसीएलटी है, ठीक है, वो इवन ये भी ऑर्डर पास कर सकता है कि जो इवन सिंगल मेंबर, बेशक वो मेंबर पर्सन में आया है या प्रॉक्सी के थ्रू आया है, वो कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर जाएगा। ठीक है, और हम बात कर रहे थे कि मीटिंग जो है जो टाइम फिक्स किया गया अगर उसके आधे घंटे के अंदर कॉरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग अर्जेंट हो जाती है इन द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो अर्जेंट मीटिंग में भी अगर कॉरम नहीं आता तो जो भी मेंबर्स आए हैं वो कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर जाते हैं, जो भी मेंबर्स आए हैं बेटा वो कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर जाते हैं। ठीक है, जो मेंबर्स मीटिंग में आते हैं वो कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर जाते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया पब्लिक कंपनी में। ठीक है,
ये हो गया। और उसको हमने बताया कि आर्टिकल जो है हमें प्रोवाइड फॉर द लार्जर कॉरम, आर्टिकल चाहिए तो इससे ज़्यादा कॉरम बता सकते हैं। ठीक है, कॉरम आधे घंटे में प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। ठीक है, मीटिंग बुलाई गई थी रिक्वेस्ट की तरह, तो मीटिंग क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। और एक चीज़ याद रखना, कहती है कि प्रोवाइडेड दैट, जहाँ पे क्या हुआ है, इन केस adjourn meeting or a change of day, time, place of meeting under clause A, the company shall give not less than 3 days notice to the members either individually or by publishing an advertisement, ठीक है, in the newspaper, दो अखबारों में, इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर, विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर रिजल्ट ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड। क्या चाहते हैं, कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो मीटिंग का डे टाइम वगैरह चेंज हो जाता है, मीटिंग अर्जेंट हो गई है, दिन चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया, एटलीस्ट 3 दिन का अलग से एक और नोटिस देना पड़ेगा, दो अखबारों में नोटिस देना पड़ेगा। और जब उन्हें बता दिया कि अगर अर्जेंट मीटिंग में भी अगर कॉरम प्रेजेंट नहीं होता तो जो भी मेंबर्स आएंगे मीटिंग में वही कॉरम कॉन्स्टिट्यूट कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 104। ठीक है, कॉरम की बात होगी 104। अब बात होती है चेयरमैन की। देखो चेयरमैन जो होता है ना, ठीक है, मेंबर चुनते हैं। ठीक है, चेयरमैन किसकी बात हो रही है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, कंपनी का चेयरमैन की बात नहीं हो रही, मीटिंग के चेयरमैन की बात हो रही है। अगर देखो जो मेंबर्स होते हैं वो चेयरमैन को चुनते हैं, ठीक है, वोट डाल के। और वोटिंग दो तरह से होती है, वोटिंग बाय पोल होती है या बाय शो ऑफ हैंड्स होती है। तो चेयरमैन को चुन लिया गया है बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, तो ठीक है, जिस भी चेयरमैन को चुना गया है बाय शो ऑफ हैंड्स तो वही मीटिंग को प्रेजाइड करता है। बट अगर मेंबर्स 109 में अगर पोल डिमांड कर दें, पोल हम पढ़ेंगे 109 के, पोल डिमांड कर दें कि हाँ भी वोटिंग बाय पोल होनी चाहिए। पोल में क्या होता है कि शेयर्स के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स होते हैं, जिनके पास जितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, वोटिंग राइट है। अगर मेरे पास 20% शेयर्स हैं तो मेरे पास 20% वोटिंग राइट हो जाते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होती है वैसे क्या है कि वो शो ऑफ हैंड द्वारा चुन सकते हैं, अगर पोल डिमांड नहीं की गई। अगर पोल डिमांड की गई है तो वो क्या होता है, फिर जब जैसे ही पोल डिमांड की जाती है तो इमीडिएटली पोल कंसिडर की जाती है कि हाँ भी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। देखो हम 109 में पढ़ेंगे कि जब मेंबर पोल डिमांड करते हैं, पोल का मतलब क्या होता है कि कहना कि वोटिंग करवाइए बाय शेयर्स, हाथ खड़े करके वोटिंग नहीं। बाय शो ऑफ हैंड में तो क्या होता है, वन मेंबर वन वोट। ठीक है, देखो शो ऑफ हैंड में क्या होता है, वन मेंबर वन वोट। मान लो मैं एक मेंबर हूँ तो मेरी एक वोट है, मेरे पास शेयर कितने हैं डजेंट मैटर। और जब वोटिंग बाय पोल होती है तो यहाँ पे तो क्या होता है, कह सकते हैं कि वन शेयर वन वोट वाला हिसाब हो जाता है, अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल हेल्ड, जिसके पास जितनी शेयर कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग उसके पास वोटिंग रेट हो जाएंगे। अगर मेरे पास 80% शेयर कैपिटल है, 80% शेयर कैपिटल है तो मेरे पास 80% वोटिंग रेट है। अकेला मैं खुद ही क्या है एसर पास कर सकता हूँ। ठीक है, 75% पे तो एसर पास हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल की हेल्ड क्या है वोटिंग बाय पोल में क्या है, अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल हेल्ड क्या है, वोटिंग राइट्स होते हैं। बाय शो ऑफ हैंड्स है तो वहाँ पे क्या होता है, वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट हो जाता है, जहाँ पे क्या है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो चेयरमैन की हमने बात की। तो कहते हैं कि अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मेंबर्स जो पर्सनली प्रेजेंट होते हैं वो शो ऑफ हैंड के द्वारा ही चेयरमैन को चुन लेते हैं, अपने में से ही किसी को। मेंबर्स अपने में से ही किसी को क्या है कि चेयरमैन को चुन लेते हैं, अगर आर्टिकल में कुछ और कहा गया है तो वैसा होगा। अगर कहता है कि पोल डिमांड कर ली गई है, जो मैंने बताया 109 में पोल डिमांड की जाती है, पोल का सारा कॉन्सेप्ट 109 में है। पोल में क्या होता है कि हाँ जी वोटिंग कराइए, कैसे, अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल हेल्ड। अगर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए क्या है कि पोल डिमांड कर ली गई है तो मैंने बताया था इसको इमीडिएटली कंसिडर किया जाता है। दो चीज़ों की जो पोल होती है वो इमीडिएटली कंसिडर की जाती है, एक इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, दूसरा अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अगर मेंबर ये कहते हैं कि मीटिंग अडजर्न की जाए, उसके ऊपर पोल करवाई जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो उसको इमीडिएटली कंसिडर किया जाता है। और मेंबर दूसरा कहते हैं कि चेयरमैन को अपॉइंट किया जाए, मिस्टर ए को अपॉइंट किया जाए, तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन के ऊपर जो पोल है वो भी इमीडिएटली कंसिडर की जाती है। उसके अलावा किसी और मुद्दे के ऊपर पोल डिमांड की जाती है तो विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ डिमांड क्या है वो कंसिडर की जाती है। ठीक है, अगर इफ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन इट शैल बी टेकन फोर्थविथ यानी इमीडिएटली एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एक्ट। और चेयरमैन जो इलेक्ट होगा शो ऑफ हैंड्स का, वो तब तक काम करेगा जब तक कि पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता। जब वोटिंग बाय पोल हो चुकी है और पोल का रिजल्ट आ गया तो पोल के द्वारा जो चुना गया है फिर वो वाला चेयरमैन हो जाएगा, तब तक तो पिछले वाला था। ठीक है, समझ गए।
तो यानी कि अगर वोटिंग बाय पहले शो ऑफ हैंड्स हुई, चेयरमैन चुना गया मिस्टर ए, ठीक है, ए काम करता रहा, एज ए चेयरमैन बना रहा, बीच में यहाँ पे आके 4 घंटे के बाद पोल डिमांड होगी मीटिंग के 4 घंटे बीतने के बाद, ठीक है। तो 4 घंटे के बाद क्या है, ठीक है, पोल डिमांड होगी। अब 4 घंटे के बाद जब पोल डिमांड हुई है, ठीक है, तो 4 घंटे के बाद पोल डिमांड हुई है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब बाकी के जो पोल के बाद क्या है कि रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए क्या है, कौन चेयरमैन रहेगा, ठीक है, जो बंदा नया चुना गया है। रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए कौन चेयरमैन होगा, जो नया बंदा चुना गया है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पता ही है कि मेंबर जब खुद नहीं आ सकता, ठीक है, 105, प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेंबर जब खुद नहीं आ सकता, तो क्या है कि वोटिंग, तो क्या है कि मेंबर किसी और को भेज देता है। तो मेंबर किसी और को भेजता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सी। मेंबर जब किसी और को भेजता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि जो एक बंदा किसी और के बिहाफ पे वोट डाल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए, वो कितने लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 50 लोगों के बिहाफ पे, मैक्सिमम 50 मेंबर्स के बिहाफ पे, ठीक है। एक इंडिविजुअल्स क्या है कि एक मेंबर के बिहाफ पे क्या है, प्रॉक्सी बन सकता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है बेटा क्या है कि वो 50 मेंबर्स के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है, 50 मेंबर्स के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है। और ये याद रखिएगा कि एक इंडिविजुअल जो प्रॉक्सी बन रहा है दूसरे लोगों के बिहाफ पे, ए बी सी डी मेंबर के बिहाफ पे, वो मैक्सिमम 10% कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है। मैक्सिमम 10% क्या है, वो पेड अप शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 4 लोगों ने, ए बी सी डी ने, ठीक है, मिस्टर ई को प्रॉक्सी बना के भेजा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ई जो है वो 50 लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है। और ध्यान ये रखना पड़ेगा, ए बी सी डी के पास क्या है, मैक्सिमम जो कैपिटल है वो 10% से ज़्यादा ना हो। मान लो इसके पास 5% है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, नहीं चलेगा, क्योंकि तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। ई जो है मैक्सिमम कितनी कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है, 10%, ठीक है। तो ये 5 इन 3 के बिहाफ पे चला जाए, या इन तीनों के बिहाफ पे चला जाए, मतलब चारों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। बट हाँ, ऐसा है, मान लीजिए ई के पास, मान लीजिए अगर 25% शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो अगर अकेले ई के बिहाफ पे जाना चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि एक जो प्रॉक्सी जो बन के जाता है, एक इंडिविजुअल, वो मैक्सिमम 50 लोगों के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन के जा सकता है। और क्या है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, वो 10% कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है। और एक ही बंदे के बिहाफ पे, अगर एक ही मेंबर के पास 10% से ज़्यादा की कैपिटल है, तो किसी एक बंदे को वो प्रॉक्सी बना सकता है। तो यानी कि एक इंडिविजुअल जो प्रॉक्सी बन के जा रहा है, तो किसी एक ऐसा मेंबर जिसके पास 10% कैपिटल से ज़्यादा है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल एक ऐसे केस में, ठीक है। और दूसरा है कि प्रॉक्स, अब टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। और टाइमलाइन की अगर हम बात करें, टाइमलाइन में क्या होता है, पहले होता है सबसे पहले प्रॉक्सी फॉर्म। अब कहते हैं कि देखो, मेंबर ने पहले बताना तो है ना कि मैंने क्या है कि इसको प्रॉक्सी बना दिया है, मेंबर ने बताना तो है ना कि मैंने इसको प्रॉक्सी बना दिया है। तो प्रॉक्सी फॉर्म क्या है कि पहले जमा करवाना होता है, पहले क्या है, वो जमा करवाना होता है, ठीक है। अभी जमा कब करवाना होता है, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से एटलीस्ट 48 आवर्स इसको जमा करवाना होता है, ठीक है। और दूसरा है कि जो बंदा इंस्पेक्ट करना चाहता है, ठीक है, प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना चाहता है, तो वो कब चेक कर, उसको पहले मीटिंग में से पहले बताना होता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ, तो वो बताता है, इंटीमेट करता है, पहले वो इंटीमेशन देगा, ठीक है, इंटीमेशन देगा कि मुझे इंस्पेक्शन करना है, तो वो देता है एटलीस्ट 3 डेज बिफोर मीटिंग, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या है कि एक तो जो प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाना होता है वो होता है एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, और जिसने इंस्पेक्ट करना है वो कंपनी को पहले इंटीमेशन देता है। इंटीमेशन क्या होता है, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द मीटिंग, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द मीटिंग, ठीक है। और जिसने इंस्पेक्शन करना, अब टाइमिंग क्या होती है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पेक्शन। अब कहते हैं कि जिसने इंस्पेक्ट करना वो इंस्पेक्शन किस समय कर सकता है, जिसने इंस्पेक्शन करनी है वो किस समय इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है मीटिंग स्टार्ट होने से, ठीक है। जिस समय मीटिंग स्टार्ट होती है
स्टार्ट ऑफ मीटिंग से पिछले 24 घंटे के दौरान, थोड़ा ध्यान समझना, ड्यूरिंग 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग स्टार्ट होने से पिछले 24 घंटे के दौरान, एंड अप टू द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो ये टाइम उसको पूरा मिल गया, ठीक है, प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने का। आई रिपीट द एंटायर कॉन्सेप्ट। एक तो क्या है, जिसको प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना है वो मीटिंग से एटलीस्ट 3 दिन पहले कंपनी को इंटीमेट कर देगा। अब इंस्पेक्ट कर सकता है मीटिंग स्टार्ट होने से पिछले 24 घंटे के दौरान, एंड अप टू कंक्लूजन ऑफ मीटिंग वो इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया है कि जो प्रॉक्सी है, ठीक है, वो कॉरम में काउंट नहीं होता। ठीक है, नॉट काउंटेड इन द कॉरम। ये दो एक्सेप्शन थी, 97, 98। ठीक है, प्रॉक्सी है वो कॉरम में काउंट नहीं होता, नॉट काउंटेड इन द कॉरम, और ये किसी मुद्दे पे बोल भी नहीं सकता, ये नॉट स्पीक, ये नॉट स्पीक। ठीक है, तो ये बोल नहीं सकता, बट ये है कि हाँ ये वोट कर सकता है, कैन वोट, ऑब्वियसली वोटिंग के लिए तो भेजा है। और ये भी ध्यान रखना कि ये डिफरेंट वोट, मतलब डिफरेंट वे में भी वोट डाल सकता है। मान लो उसको ए ने भेजा, कहा कि फेवर में वोट डाल, तो फेवर में डाल दी उसकी वोट। बी ने बोला अगेंस्ट डाल, तो अगेंस्ट डाल दी भाई। तो ये तो कर सकता है वो, ये तो कर सकता है। ठीक है, चलिए, एक प्रॉक्सी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलिए बेटा, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स। अब कहते हैं कि क्या वोटिंग राइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि नहीं लगाई जा सकती, परंतु क्या है कि आर्टिकल्स अगर अलाउ कर दें, आर्टिकल्स अगर अलाउ कर दें तो लगाई जा सकती है। वो भी कब, क्या है, अगले की कॉल ही नहीं आई या लियन एक्सरसाइज की गई है वोटिंग राइट पे। ठीक है, दो केसेस है बस ये यहाँ पे, कॉल से अगला पे नहीं कर रहा, कॉल इन एरियल्स है, या फिर क्या है कि लियन एक्सरसाइज की गई है, यानी कि अगले से पैसे लेने थे कुछ, ठीक है, डेट ड्यू है, वो पे नहीं कर रहा, पहले एग्रीमेंट है, तो लियन एक्सरसाइज कर ली कंपनी ने उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट दो छोटे सेक्शंस करवा रहा हूँ पहले मैं आपको, फिर ये वापस वहीं 107 पे आता हूँ मैं आपके लिए। वो दो सेक्शन कौन से, 112 और 13। ठीक है, फटाफट हो जाएंगे, तो 12 और 13, फिर मैं यहीं पहुँचता हूँ। ठीक है, ये 12 और 13 है किस चीज़ के? ये कहता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्रॉक्सी की, उस तो मैंने इसलिए जोड़ लिया ये वाला, क्योंकि प्रॉक्सी का करके आए हैं, वहीं से लिंक हो जाएगा हमारे सेक्शन। अभी हमने 105 किया कि प्रॉक्सी की बात की हमने, तो प्रॉक्सी में क्या था कि जैसे एक मेंबर है, ठीक है, मेंबर है, तो वो खुद नहीं आ सकता, किसी और को भेज देता है, तो वो ठीक है, उसे हम प्रॉक्सी मान लेते हैं। तो हमने कहा कि वो बोल नहीं सकता, वोट डाल सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे राष्ट्रपति है या गवर्नर है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक है, उनके पास या उनके नाम पे शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जो शेयर्स होते हैं उनके नाम पे होते हैं, अब वो खुद थोड़ी ना मीटिंग अटेंड करेंगे, वोट डालने आएंगे। तो जिसको वो नॉमिनेट करते हैं, जिसको वो नॉमिनेट करते हैं कि जा भैया वोट तुम्हारे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करो, ठीक है, वोट डालो, तो इस नॉमिनी को हम प्रॉक्सी नहीं मानते, इसे हम बेटा प्रॉक्सी नहीं मानते, इसे हम क्या मान लेते हैं, मेंबर मान लेते हैं। याद रखिएगा, अब प्रेसिडेंट या गवर्नर जिसको भेजते हैं वोट डालने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, उसे हम क्या है कि हम उसे प्रॉक्सी नहीं मानते बेटा, उसे हम क्या मानते हैं, मेंबर्स मानते हैं। अब जिसे हम मेंबर्स मानते हैं, उसके बाद मेंबर्स के राइट्स हैं, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, बोल सकता है, वोट डाल सकता है, तो मेंबर्स वाले सारे राइट्स हैं, बात ही खत्म। ठीक है, तो चलिए, ऐसे ही क्या है कि अब ये अगला सेक्शन है 113। ठीक है, 112 हो गया हमारा, 113 में क्या आता है, 113 में ये आता है कि देखिए, अब जो कंपनी है या कोई और एलएलपी है, जैसे मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, अगर इसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, इसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, या इस कंपनी ने एलएलपी से ऐसे पैसे लेने हैं, तो कल को अगर ये शेयर्स हैं, तो मान लो कल को शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, अगर इस कंपनी या एलएलपी ने पैसे लेने हैं इस कंपनी से, तो कल को मान लीजिए इनकी क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। अब ये कंपनी तो एक या एलएलपी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी या एलएलपी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब क्या ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, ये मीटिंग तो अटेंड कर नहीं सकते, ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये मीटिंग अटेंड कर नहीं सकते, तो अब वोट कैसे डालेंगे? तो कहते हैं कंपनी या एलएलपी किसी को भी जो नॉमिनी बनाएंगे, नॉमिनेट करेंगे, जैसे राष्ट्रपति और गवर्नर की तरह नॉमिनेट करेंगे,
तो उसे हम क्या हैं कि प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, उसे क्या मानेंगे, यहाँ पे अगर वो कंपनी का मेंबर है तो मेंबर मान लेंगे, अगर वो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर मान लेंगे। अगर कंपनी इस कंपनी की मेंबर है तो जिसको नॉमिनेट किया है नॉमिनी को हम मेंबर मान लेंगे। अगर ये कंपनी या एलएलपी इस कंपनी की क्या है, क्रेडिटर है, तो ये कंपनी या एलएलपी जिसको नॉमिनेट करेगी इस क्रेडिटर की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो इस नॉमिनी को ही हम क्या मान लेंगे, क्रेडिटर मान लेंगे। तो आप समझ गए 112 तथा 13 ये एक जैसे ही सेक्शन है, तो 12 और 113 एक जैसे ही सेक्शन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सीधा याद रखिए, राष्ट्रपति, गवर्नर या कंपनी या एलएलपी जो भी है किसी को नॉमिनी बनाती है, जाइए वोट डालिए। ठीक है, अगर ये मेंबर्स की मीटिंग है तो उन्हें को नॉमिनेट किया उसको मेंबर मान लेंगे, अगर ये क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो उसे क्रेडिटर मान लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा 114। ठीक है, 114 ये किसका है ये है ORSR का। ठीक है, ये आपको पता ही है। OR में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी। ये थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें एक पॉइंट है छोटा सा। सिंपल मेजोरिटी यानी वोट जो फेवर में है वो अगेंस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, वोट्स जो फेवर में आ रही हैं वो अगेंस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड OR। नेक्स्ट होता है SR। SR का मतलब क्या है, 3 टाइम्स मेजोरिटी, 3 टाइम्स मेजोरिटी कि वोट जो फेवर में है वो अगेंस्ट का क्या है, 3 गुना। यानी कि वोट अगर मान लीजिए हमारे पास कितनी है, 200 हैं, तो फेवर में आ गई 100, अगेंस्ट चली गई 90, 10 ने वोट डाली ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा OR हो गया कि वोट फेवर में अगेंस्ट से ज़्यादा है। और जब हमें ऐसा चाहिए तो वोट फेवर में हमें अगेंस्ट का कम से कम 3 गुना चाहिए। जैसे मान लीजिए 150 फेवर में आई है, 150 फेवर में आई, 50 अगेंस्ट गई, और ऐसा कोई भी नहीं जिसने वोट ना डाली हो, तो ये फेवर में है, ये अगेंस्ट है, तो हम देखेंगे अगेंस्ट का 3 गुना। ठीक है, 50 का 3 गुना कितना बनता है, 150। चेक करेंगे, ठीक है, 150 फेवर में आया, यस आया, तो दिस इज कॉल्ड ऐसा। सिंपल याद रखिए कि फेवर में जब सिंपल मेजोरिटी चाहिए दिस इज कॉल्ड OR, फेवर में जब 3 गुना मेजोरिटी चाहिए, 3 गुना क्या मतलब, अगेंस्ट का 3 गुना, जिन लोगों ने वोट अगेंस्ट डाली है उसका 3 गुना, उसे हम क्या बोलते हैं, SR। SR बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, जब भी मीटिंग में SR पास करना होता है, जब भी मीटिंग में SR पास करना होता है, तो नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि हाँ भी जो हमें पास करना है रेजोल्यूशन वो क्या है, SR। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी कंपनी ने SR पास करना है तो नोटिस में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, नोटिस में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि जो हमें रेजोल्यूशन पास करना है दैट इज SR। तो OR नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, SR। ठीक है, चलिए बेटा ये क्लियर हो गया, हो गया। ठीक है, 114 भी हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 115। ठीक है, 115 क्या है, स्पेशल नोटिस का। हमने अभी बात की थी 101 की। ठीक है, 101 में हमने क्या बोला कि मेंबर्स की मीटिंग का नोटिस जो हमने बोला कि 21 क्लियर इज नोटिस। अब 115 क्या है कि जब मेंबर नोटिस देता है किसको, कंपनी को, मेंबर नोटिस देता है किसको, कंपनी को। ठीक है, मेंबर किसको देता है, कंपनी को नोटिस देता है। अब ये किस बात का नोटिस दे रहा है, देता कब है, जहां पे लॉ में लिखा है, एक्ट में लिखा है, यानी रूल्स में लिखा है या आर्टिकल में लिखा है, यहाँ पे तो क्या है कि मेंबर को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए, एग्जांपल है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मेंबर ये बोलता है कि डायरेक्टर को हटाया जाए या ऑडिटर को हटाया जाए, एग्जांपल है 169 में मेंबर के पास पावर होती है कि मेंबर चाहे तो कंपनी को नोटिस दे सकता है कि हाँ भी इस डायरेक्टर को हटाया जाए। ठीक है, तो 169 में वो नोटिस देता है ऐसे। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो मेंबर कंपनी को नोटिस दे रहा है इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, स्पेशल नोटिस। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं, स्पेशल नोटिस। अब क्वेश्चन ये है कि ये नोटिस दिया कब जाता है, ये नोटिस दिया कब जाता है और कौन से मेंबर्स दे सकते हैं, कितने मेंबर्स दे सकते हैं। तो पहला तो है कि दे कौन सकता है। ठीक है, पावर क्या है मेंबर के पास, ठीक है, कौन से मेंबर दे सकते हैं, तो जिनके पास 1% एटलीस्ट वोटिंग पावर है, जिनके पास एटलीस्ट 1% वोटिंग पावर है, या एटलीस्ट 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं। ठीक है, रिपीट, जिसके पास क्या है कि 5 लाख, ठीक है, कि वोटिंग नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं जिनके पास, या फिर क्या है कि जिनके पास 1% वोटिंग पावर है, 1% एटलीस्ट वोटिंग पावर है, तो वो स्पेशल नोटिस दे सकते हैं कंपनी को। और देना कब होता है, फिर क्वेश्चन आता है
ठीक है, देना कब है, व्हेन ये नोटिस दिया जाता है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। ठीक है, कम से कम 14 डेज पहले देना होता है बिफोर मीटिंग, मैक्सिमम 3 महीने बिफोर द मीटिंग, 3 मंथ्स बिफोर द मीटिंग। ठीक है, ये नोटिस जो देना होता है वो कम से कम बेटा 14 डेज पहले देना होता है, कम से कम 14 डेज पहले देना होता है, और मैक्सिमम कब देना होता है, ये 3 महीने मीटिंग से पहले, एटलीस्ट 4 डेज बिफोर द मीटिंग, एटलीस्ट 4 डेज बिफोर द मीटिंग, और मैक्सिमम 3 मंथ्स बिफोर द मीटिंग। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्पेशल नोटिस तब दिया जाता है, ठीक है, जब एक्ट में लिखा है या रूल्स में लिखा है या आर्टिकल में लिखा है। देता कौन है, मेंबर्स देते हैं, कंपनी को देते हैं। और देना कब होता है, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग और मैक्सिमम 3 मंथ बिफोर द मीटिंग। और दे कौन से मेंबर सकते हैं, इनके पास 1% वोटिंग पावर है या 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं। उसके बाद बात ये आ जाती है कि जब ये मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस देते हैं, मेंबर जब कंपनी को स्पेशल नोटिस दे देते हैं, ठीक है, तो कंपनी की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बाकी के सभी मेंबर्स को, मान लो जिनके पास 1% वोटिंग पावर है उन्होंने नोटिस दे दिया, अब बाकी के 99% वोटिंग पावर वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी बाकी के मेंबर्स को, ऑल अदर मेंबर्स जिन जिनको नोटिस देना है उन सबको नोटिस देती है एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे सभी मेंबर्स को दे एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। अगर ये देना संभव नहीं है, 7 दिन पहले, लेट हो चुका काफ़ी कुछ, तो फिर कंपनी 2 अखबारों में, 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा देती है, 2 न्यूज़पेपर में, यहाँ भी ये नोटिस, ठीक है, ऐसे ऐसे हमें नोटिस आया है और ये क्या है, हमें मुद्दा डिस्कस करना है मीटिंग पे या मीटिंग बुलानी है। ठीक है, तो 2 अखबारें कौन सी होती है भाई, एक इंग्लिश, ठीक है, और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज वाली, ठीक है, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये स्टोरी होगी किसकी, स्पेशल नोटिस की, अंडर सेक्शन 115। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 116। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात की गई है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी बिजनेस उसी दिन पास हुआ माना जाता है जिस दिन इनफैक्ट पास हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मीटिंग जो हुई आज हुई, मान लीजिए आज 5 तारीख है, ठीक है, 5 जनवरी लेट सपोज। ठीक है, आज मान लीजिए मीटिंग हुई है, ठीक है, आज मीटिंग हुई, तो आज क्या हुआ, मुद्दा डिस्कस हुआ, डिस्कशन हुआ। ठीक है, बट अभी ये जो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ इसके ऊपर, अभी जस्ट डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड। ठीक है, और मीटिंग एडजर्न होगी, 12 को फिर मीटिंग हुई, और यहाँ पे एजेंडा पास हो गया ये वाला। अब क्वेश्चन ये आया कि ये एजेंडा एक्चुअल में पास कब माना जाएगा। डिस्कशन तो इस दिन हुई है, बट फाइनली जो वोटिंग हुई इस दिन हुई है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, सिंपल बात कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड ऑन द डे इनफैक्ट ऑन विच इट हैज बीन पास्ड। एक्चुअली जिस दिन पास हुआ है उस दिन माना जाएगा। अब एक्चुअली वोटिंग कब हुई है, 12 तारीख को, पास कब हुआ है, इस दिन, इसी दिन माना जाएगा। यानी कि 12 को ही प्रैक्टिकली क्या है, लीगली उसको माना जाएगा कि 12 को ही ये पास हुआ है। तो रेजोल्यूशन उसी दिन पास हुआ माना जाएगा जिस दिन इनफैक्ट यानी एक्चुअली पास हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब वापस चलते हैं, ये आपका हो गया 116 भी हो गया। एक सेकंड, एक सेक्शन और कर लेते हैं यहाँ पे, 118। 118 किसका है, मिनट्स का। कहते हैं कि देखो, अब मिनट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, अब मिनट्स की जब बात करते हैं तो कहते हैं मिनट्स होते क्या हैं, ये मीटिंग का रिकॉर्ड होता है। एक मीटिंग का क्या होता है बेटा, रिकॉर्ड। कंपनी की जो मीटिंग होती है उसका रिकॉर्ड क्या होता है, मिनट्स। कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उसका रिकॉर्ड क्या होता है, मिनट्स, मिनट्स। ठीक है, तो हर एक कंपनी को अपनी हर एक मीटिंग के, बेशक वो मेंबर्स की है, बोर्ड की है, कमिटी है या क्रेडिटर्स की मीटिंग है, उसके क्या मेंटेन करने होते हैं, मिनट्स। मिनट्स क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। ठीक है, और हाँ, मिनट्स क्या है कि बेशक मीटिंग हेल्ड की गई है फिजिकली या हेल्ड की गई है, अगर वोटिंग करवाई गई है बेशक पोस्टल बैलेट के द्वारा, वोटिंग बेशक फिजिकली हुई है, ठीक है, या थ्रू पोस्टल बैलेट हुई है, किसी भी तरीके से हुई है, बट मिनट्स में उसका रिकॉर्ड आता है। और ये रिकॉर्ड मिनट्स बनाने कब होते हैं, जब मीटिंग हो जाती है, कंक्लूड होती है उसके 30 दिन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिनट्स बनाए कब जाते हैं, जब मीटिंग का कंक्लूजन हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर ये मिनट्स बनाने होते हैं, या फिर जब ये पोस्टल बैलेट के द्वारा रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसके 30 दिन के अंदर क्या है, मिनट्स में एंट्री की जाती है। और जो मिनट्स होते हैं ये कंजेक्टिवली नंबर्ड होने चाहिए। मिनट्स क्या है, मिनट बुक है, एक किताब है जिसमें एंट्री की जा रही है।
इसकी मीटिंग्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, उसके 30 दिन के अंदर उसमें एंट्री कर दें किताब में, ये एजेंडा डिस्कस हुए थे, पास हुए थे, या डायरेक्टर्स आए थे या नहीं आए थे, कुछ ऐसा तो भी डिटेल है। ठीक है, और ये मिनट्स हैं, ये क्या है, कंजेकेटिवली नंबर होने चाहिए, 1 2 3 करके कंजेकेटिवली नंबर होने चाहिए। और कहते हैं मिनट्स में क्या है कि करेक्ट एंड जो फेयर एंड करेक्ट समरी होती है मीटिंग्स की, मीटिंग में जो भी हुआ उसकी फेयर एंड करेक्ट समरी होती है, फेयर एंड करेक्ट समरी होती है। ठीक है, और कहते हैं जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, मान लो मीटिंग में कोई डायरेक्टर, ऑडिटर या कुछ भी अपॉइंट हुआ है, कोई भी अपॉइंट हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या है, इस मिनट्स में आ जाती है। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, तो मिनट में ये चीज़ें भी आती हैं कि मीटिंग में कौन आया, ठीक है, कौन कौन से डायरेक्टर्स आए थे, और कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, और कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिन लोगों ने जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके खिलाफ वोट डाली, कौन कौन से डायरेक्टर आए थे, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए हैं, कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इन रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट डाली है। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी मीटिंग में, मीटिंग के जो मिनट्स हैं, मिनट्स में कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो डेफेमेटरी है, यानी किसी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया है, गलत बोला गया है, या जो मीटिंग के लिए इरेलीवेंट है या इमटेरियल है, या फिर जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बात जो डेफेमेटरी है, इरेलीवेंट है, इमटेरियल है टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, या डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो ऐसी बातें मिनट्स में एंटर नहीं की जाती। अब कौन सी बात इरेलीवेंट है, इमटेरियल है, डेफेमेटरी है, डेट्रीमेंटल है, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी की मीटिंग का चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन का ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है, ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है, कंप्लीट उसका पास पावर होती है डिसाइड करने की कि क्या बात इमटेरियल है, डेफेमेटरी है, डेट्रीमेंटल है, ये जो चेयरमैन है वही डिसाइड करता है। ठीक है, और मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात का सबूत क्या होता है? मिनट्स। ठीक है, कोई क्या कहता है नहीं कहता ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जो मिनट्स हैं इस बात का सबूत होते हैं कि मीटिंग जो है हुई थी। ठीक है, और जो मिनट्स हैं, ठीक है, वो रखे जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 1 until the contrary is proved the meeting shall be deemed to have been duly called held and all proceeding thereof। ये कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि देखो, अगर जो भी मिनट्स में लिखा गया है कि मीटिंग इस दिन हुई थी, ये लोग आए थे, जो भी उसमें लिखा हुआ है, तो वही क्या है कि कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, कि जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए। कल को कोई चैलेंज कर देता है कोर्ट में भी, हम मीटिंग तो हुई नहीं थी, तो हमने मिनट्स दिखा दिए, मिनट्स पे चेयरमैन के साइन दिखा दिए, तो इस बात का सबूत हो जाएगा कि मीटिंग हुई थी और एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ हुई थी। इस बात का सबूत हो जाएगा वो। ठीक है, जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता, अपोजिट कोई प्रूव नहीं हो जाता जब तक कि। ठीक है, और जो भी उसमें अपॉइंटमेंट्स हैं डायरेक्टर की, केएमपी की, ऑडिटर्स की, इन प्रैक्टिस शैल बी डीम टू बी वैलिड, जो उसमें लिखा है वो सब सही है जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि कंपनी जो है वो जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, या आईसीएसआई इशू करता है, जैसे आईसीएआई क्या करता है, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे ही क्या है आईसीएसआई के क्या है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मिनट्स की प्रेपरेशन के समय जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी भी कंप्लाइंस साथ में करनी होती है। फिर पेनल्टी के बारे में लिखा है। ठीक है, अगर कोई मेंटेन नहीं किए जाते या टेम्परिंग की जाती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैं बताता हूँ जो आपको अच्छे से याद रखना है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड सर। वो पॉइंट था हमारा साइन का, ये वाला डी पॉइंट निकालिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइन कौन करता है। ठीक है, मिनट को साइन कौन करता है कहते हैं अगर बीएम है या कोई बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग है या बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग है, तो साइन कौन करेगा? कहते हैं कि देखिए, साइन करता है जो मीटिंग का चेयरमैन था, मीटिंग का चेयरमैन था वो साइन कर दे, या जो नेक्स्ट मीटिंग आएगी उसका चेयरमैन साइन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड की मीटिंग है या बोर्ड की कमेटी की मीटिंग है, तो उसी कमेटी, उसी मीटिंग का चेयरमैन साइन कर दे, या अगली जो मीटिंग होगी उसका चेयरमैन साइन कर दे, कोई इशू नहीं है। मेंबर्स की मीटिंग है, या थोड़ा ध्यान से समझना, या तो जो मेंबर्स की मीटिंग हुई है उसी मीटिंग का चेयरमैन साइन कर दे। ठीक है, मीटिंग का जो चेयरमैन है वही साइन कर दे। अगर वो साइन नहीं कर सकता, मर गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है, डेथ हो गई है, इनेबल है किसी प्रकार से, तो जो डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज किया जाएगा बोर्ड के द्वारा वो करेगा साइन। आई रिपीट, बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग है, तो साइन कौन करेगा? मीटिंग का चेयरमैन या अगली मीटिंग का चेयरमैन? पर जो मेंबर्स की मीटिंग है, मेंबर्स की मीटिंग है, तो वहां साइन कौन करेगा? उसी मीटिंग का चेयरमैन साइन कर दे, या बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया गया कोई डायरेक्टर, बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया गया कोई डायरेक्टर साइन कर सकता है। ठीक है,
अगर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट हुई है तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। तो वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है तो बोर्ड का चेयरमैन, यहाँ पे मीटिंग तो हुई नहीं है, वोटिंग कैसे हुई है, बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो बोर्ड का जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, मीटिंग का नहीं, बोर्ड का चेयरमैन साइन करेगा इस दिन के अंदर, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ देयर भी नहीं साइन कर सकता, तो जो भी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर कहते हैं कि प्लेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ जीएम मिनट्स। अब मिनट्स रखे कहाँ जाते हैं, एट रजिस्टर्ड ऑफिस रखे जाते हैं, ठीक है, और परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। किसकी कस्टडी में रहते हैं, सीएस की कस्टडी में, या कोई डायरेक्टर जो ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी कस्टडी में रहते हैं। रखने रजिस्टर्ड ऑफिस पे हैं, ठीक है, और रखने परमानेंटली हैं, रखने ही रखने हैं हमेशा के लिए, ठीक है। सीएस की कस्टडी में होते हैं या फिर कोई डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया है बोर्ड ने, ठीक है। चलिए बेटा, ये हमारा हो गया 118। 19 में कुछ खास नहीं लिखा। 19 में कहते हैं कि जो मिनट्स हैं, ठीक है, को रखना कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, ठीक है। और ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ड्यूरिंग बिजनेस आवर इसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मेंबर जो है बिना किसी पैसे के चेक कर सकता है, और कुछ रीजनेबल सेक्शन लगाना चाहे कंपनी आर्टिकल के द्वारा लगा सकती है, ठीक है। बट कम से कम 2 घंटे का टाइम डेली बेसिस पे देना है। जो भी बिजनेस डे होगा उस दिन 2 घंटे का टाइम देना ही देना है कम से कम पूरे दिन में, कि हाँ भी इतने टाइम के लिए क्या है कि जो मेंबर्स आके चेक कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, ठीक है। और मेंबर अगर कोई कॉपी मांगता है मिनट्स की, उसको 7 डेज के अंदर देनी है, 7 डेज के अंदर उसको कॉपी देनी है, ठीक है। अगर कोई मना करता है, कंपनी रिफ्यूज़ल करती है, डिफ़ॉल्ट करती है, नहीं देखने देती, तो एनसीएलटी को शिकायत कर सकती है, मेंबर एनसीएलटी को शिकायत कर सकता है। एनसीएलटी कंपनी को बोलेगी भाई चेक करने दो, या कॉपी मांग रहा है 7 दिन के अंदर दो इनको, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं सारे क्या है, मिनट वगैरह जो भी है, उसको कंपनी चाहे फिजिकल फॉर्म में मेंटेन कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकती है, ठीक है। अब आइए वापस, ठीक है, 107 पे। 7 किसका था, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में क्या है, अगर जब तक पोल डिमांड नहीं की जाती, जब तक क्या है वोटिंग के लिए पोल डिमांड नहीं की जाती, या वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है फिर तो अलग चीज़ है, ठीक है। वोटिंग अगर हुई इलेक्ट्रॉनिकली रही है तो ठीक है, या पोल डिमांड कर ली गई है। पोल में क्या होता है कि 1 शेयर 1 वोट, या वोटिंग हुई कैसे रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है फिर तो अलग चीज़ है, ठीक है। नहीं तो क्या है कि वोटिंग जो हो सकती है कैसे हो सकती है, बाय शो ऑफ हैंड्स। कोई भी जीएम होगी, जो रेजोल्यूशन कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, बाय शो ऑफ हैंड्स। और अगर पोल डिमांड कर ली गई है 109 में, या वोटिंग हुई कैसे रही है इलेक्ट्रॉनिकली, वो एक अलग बात है, ठीक है। और ये अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आया भी हुआ है। क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन और अदरवाइज बाय शो ऑफ हैंड्स एंड एंट्री टू दैट इफेक्ट इन द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग shall be the conclusive evidence of the fact of passing of such resolution or otherwise। कल को मान लीजिए ये चैलेंज हो जाता है कि वोटिंग जो हुई थी वो शो ऑफ हैंड द्वारा हुई नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई और वोटिंग हुई बाय शो ऑफ हैंड्स, अब इस बात को चैलेंज कर दिया गया, तो अब इस बात को प्रूव कैसे करना है कि ये वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हुई थी, ठीक है। तो इस बात को प्रूव कैसे किया जाएगा कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हुई थी कि नहीं, दो चीज़ें, एक तो डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन, ठीक है, जो डिक्लेरेशन किया है चेयरमैन ने कि हाँ भाई ये वोटिंग वाकई हुई थी बाय शो ऑफ हैंड्स, और ये जो रेजोल्यूशन है पास हुआ था, एंड इसकी जो एंट्री हो चुकी है मिनट्स में, एंट्री टू द मिनट्स, इन द मिनट्स, ठीक है, जो मिनट्स में एंट्री हुई है, ठीक है, चेयरमैन का डिक्लेरेशन हो गया और मिनट में एंट्री हुई है। ये क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का, कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है। कंक्लूसिव क्या, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कंक्लूसिव एविडेंस है कि हाँ भाई ये रेजोल्यूशन पास हुआ है बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स कब होती है, जब पोल डिमांड नहीं की गई, या वोटिंग ई वोटिंग नहीं हो रही, या फिर वोटिंग नहीं हो रही, या फिर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट नहीं हो रही, ऐसे कह सकते हैं साथ में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ये डिमांड फॉर पोल। अब जो वोटिंग जो है वो बाय पोल भी करवाई जा सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे सेक्शन 47 है वहाँ पे ये बात लिखी गई है, ठीक है। वोटिंग बाय पोल जब होती है तो वोटिंग जो राइट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द परसेंट प्रपोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड होती है, ठीक है।
तो वोटिंग बाय जब शो ऑफ हैंड्स होती है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होती है, तो वहां पे तो पता ही आपको क्या होता है, वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट। ठीक है। जब वोटिंग बाय पोल होती है, ठीक है, वोटिंग बाय पोल होती है तो वहां पे क्या होता है, ठीक है, जो वोटिंग राइट्स हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल हेल्ड। ठीक है। अगर मेरे पास 10% कैपिटल है तो मेरे वोटिंग राइट्स कितने हो जाएंगे, 10%। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 10% वोटिंग राइट्स हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है। तो अब बात यह है कि कहते हैं कि जो पोल डिमांड कौन कर सकता है, कितने लोग मतलब कि मिलके पोल डिमांड कर सकते हैं। तो दो केसेस हैं बेटा यहाँ, एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, एक नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है। ठीक है। तो जिनके पास क्या है, मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन या बाय प्रॉक्सी फिर अलाउड, और हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या जिनके पास 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं। अब कल को एमसीए इस संख्या को बढ़ा भी सकती है 5 लाख को। तो जिसके पास 5 लाख के शेयर्स हैं या 1/10 वोटिंग पावर है, तो वो लोग क्या है कि पोल डिमांड कर सकते हैं। या कोई और कंपनी यानी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो जिनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 5 लाख के शेयर्स हैं या 1/10 टोटल वोटिंग पावर है। अगर जहां कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है। ठीक है। और हाँ, पोल जो डिमांड की जाती है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, एट एनी टाइम। मैंने कहा कि वोटिंग बाय पोल करवाई जाए, फिर मैंने कहा यार टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो यार, जाना घर पे, चलो क्या हम चलने दो, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड चलने दो। तो मैंने कहा कि पोल जो है हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ भी हम कर सकते हैं। ठीक है। और जो मैंने बताया कि टाइमिंग ऑफ टेकिंग ऑफ पोल, पोल जो है वो मैंने बताया कि दो केसेस हैं। अगर दो मुद्दों के ऊपर अगर डिमांड की गई है, एक था अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, एक था अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, तो वो तो इमीडिएटली कंसिडर की जाती है। ठीक है, जहाँ अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग की बात हो रही है या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन की बात हो रही है, तो वहाँ तो पोल क्या है, इमीडिएटली कंसिडर की जाती है। पर किसी और मुद्दे के ऊपर अगर पोल डिमांड की जाती है तो वो विद इन 48 आवर डिस्कस की जाती है। आई रिपीट, अगर अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग है या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन है, उसके ऊपर पोल डिमांड की गई है, वो 48 आवर्स के बाद डिस्कस की जाती है। ठीक है, पोल कंडक्ट की जाती है। और अगर किसी और मुद्दे के ऊपर पोल डिमांड की गई है तो वो क्या है, विद इन 48 आवर्स। ठीक है, जहाँ पे चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, एडजर्नमेंट है इमीडिएटली, और अदर केसेस 48 आवर्स। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये जो पोल ऑर्डर कब करता है चेयरमैन, एक तो अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है, एक तो क्या है अपनी मर्जी से कर सकता है ऑन मोशन, और जो दूसरा जो मेंबर्स पोल डिमांड करते हैं वो हमने देख लिया कितने कर सकते हैं। ठीक है, एंड शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम ऑन अ डिमांड मेड इन दिस बिहाफ बाय द स्पेसिफाइड मेंबर्स। ये भी याद रखना। ठीक है, तो अपनी मर्जी से पोल ऑर्डर कर सकता है चेयरमैन, या मेंबर के कहने पे। मेंबर कितने को कहना होता है वो हमने देख लिया, हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 5 लाख के शेयर्स हैं या फिर 1/10 वोटिंग पावर है, या तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है। ठीक है, चलिए हो गया हमारा। अब कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर का काम क्या होता है कि वोटों को चेक करना। ठीक है, कि वोट वैलिड हैं या नहीं है, कितने के इनवैलिड हैं, कितने फेवर में, कितने अगेंस्ट हैं। तो वोटिंग की जो सारी प्रक्रिया जो होती है, लुक आफ्टर कौन करता है, स्क्रूटिनाइजर। ठीक है, और चेयरमैन के पास पूरा पावर होती है कि वो पूरी की पूरी जो पोल प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है, और जो रिजल्ट ऑफ द पोल है, ठीक है, वही मीटिंग का डिसीजन माना जाता है कि यहाँ पे मीटिंग में ये डिसीजन लिए गए हैं। ठीक है, सिंपल है, बाकी उसी की स्टोरी लिखी हुई है। नेक्स्ट है ई वोटिंग। ठीक है, ई वोटिंग कब एप्लीकेबल होती है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ई वोटिंग, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे 108 है ई वोटिंग का, और जो 110 है, ठीक है, ये पोस्टल बैलेट का है, पोस्टल बैलेट। ठीक है, आप कहते हैं कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। पोस्टल बैलेट होता है कि बाय पोस्ट आप वोटिंग करते हो घर से। तो कहते हैं कि जहाँ पे 110 है, आप चाहो तो उसी को आप ई वोटिंग का प्रोसीजर फॉलो करके आप वोटिंग करवा सकते हैं। समझ रहे हैं, क्या पोस्टल बैलेट का जो जहाँ जहाँ लिखा है कि वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट होगी, तो कंपनी चाहे तो वो जो वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है उसको 108 का प्रोसीजर फॉलो करके वोटिंग करवा सकती है। तो 8 का प्रोसीजर फॉलो करके। अब कहते हैं 108 का प्रोसीजर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग।
अब ई वोटिंग कहाँ कंपलसरी है? ठीक है, देखो जहाँ ई वोटिंग कंपलसरी वहां तो ई वोटिंग होगी। जहाँ पोस्टल बैलेट कंपलसरी है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट करवा ले या ई वोटिंग करवा ले 108 के अकॉर्डिंग। तो हर एक वो कंपनी जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे वो, प्लस हर एक वो कंपनी जिसके कम से कम 1000 मेंबर्स हैं, तो अपने मेंबर्स को वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपनी वोटिंग जो है वो कैसे कर सकें, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकें, घर बैठे बैठे या कहीं से भी कर सकें। तो रट लो अच्छे से कि कंपनी जो लिस्टेड है वो, प्लस अदर कंपनी जिनके मिनिमम मेंबर्स कितने हैं 200। अब वजह अदर कंपनी प्राइवेट हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइवेट के तो मेंबर ही 200 होते ज़्यादा से ज़्यादा, सेक्शन 2 क्लोज 68। ठीक है, कैसे हो सकती है? अदर कंपनी जिनके मिनिमम मेंबर्स कितने हैं 200। ठीक है, तो कहने का भाव यही हुआ कि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज प्लस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनके मेंबर कम से कम 1000 है, उनको क्या है कि कंपलसरी है, एप्लीकेबल है, तो उनको अपने मेंबर्स को अधिकार देना है कि वोटिंग को इस प्रकार से कर सकें, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकें। ठीक है, परंतु जो निधि कंपनी है या कोई एंटरप्राइज है या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, तो कहते हैं कि जहाँ पे एक निधि कंपनी है या कोई एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या एंटरप्राइज कोई है, उनको ये फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी को अपने मेंबर्स को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दे। ठीक है, चलिए, निधि कंपनी आपको पता ही है, जो अपने मेंबर्स, जिसका मकसद होता है कि जो मेंबर्स में स्मॉल हैबिट्स को इनकल स्मॉल सेविंग्स की हैबिट्स को इनकलकेट करे, छोटी बचतों का क्या है उसमें, ठीक है, आदत डाले लोगों को। अब कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ ई वोटिंग राइट्स बाय मेंबर्स। अब मेंबर्स जो है, ठीक है, वोट डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, राइट तो उनके पास है ही है डिसीजन पास करने का। अब प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग, तो कंपनी जो है वो फैसिलिटी देती है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप वोट डाल सकते हो, और पूरा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये आप इसको रीड कर सकते हो, हमने किया भी हुआ अच्छे से डिस्कस, कि मीटिंग होती है, ठीक है, लोग इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाल रहे हैं, रिमोट ई वोटिंग होती है, ई वोटिंग होती है। रिमोट ई वोटिंग क्या है? एक तो क्या है कि कंपनी की जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ डाल के इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग डाल कर रहे हैं, तो ई वोटिंग है। एक जहाँ मीटिंग हो रही है उसके अलावा कहीं और से वोट डाल रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिमोट ई वोटिंग। अब स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होता है, वो चेक करता है कि वोट कितनी आई है, कितनी वैलिड है, कितनी इनवैलिड है। ठीक है, फिर वोटों की गिनती होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिसीजन दिए जाते हैं। मैं आपको मेन करवा रहा हूँ अगला। ठीक है, जो लास्ट सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर का मैं, ठीक है, वो है 110। 110 में क्या है? पोस्टल बैलेट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अब पोस्टल बैलेट में क्या है कि 110 है ये सेक्शन हमारा, यहाँ पे 3 प्रकार के बातें की गई हैं कि यहाँ पे ये वोटिंग क्या है कि बताया गया है कि शेल में और शेल नॉट, 3 बातें हैं। एक शेल है, एक में है, एक शेल नॉट है, ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब में शेल में क्या है कि कुछ मुद्दे बताए गए हैं कि जहाँ पे वोटिंग होती ही कैसे है, बाय पोस्टल बैलेट। मुद्दे बताए गए हैं, मैटर्स बताए गए हैं कि यहाँ तो वोटिंग होनी ही कैसे है, बाय पोस्टल बैलेट। और कुछ बाकी के जो मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे बताए गए हैं कि जहाँ वोटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो कौन से हैं? अदर देन, ठीक है, ये समझिए कौन से केसेस हैं कि जहाँ वोटिंग पोस्टल बैलेट के द्वारा नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी बिजनेस, वो आपको पता ही है, 102 में हमने पढ़ा 4 बिजनेसेस हैं। तो 4 बिजनेसेस हैं जहाँ पे वोटिंग ऑर्डिनरी, जहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, यानी 4 बिजनेस जहाँ पे वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट हो ही नहीं सकती। एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव ए राइट टू बी हर्ड एट मीटिंग ट्रांजेक्ट बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो यानी कि जब ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस हो रहे हैं, या कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पे ऑडिटर या डायरेक्टर को अपनी बात कहने का हक है, जैसे ऑडिटर या डायरेक्टर को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उनके पास उस मीटिंग में अपनी बात कहने का हक होता है उस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, तो ये मुद्दे तो पोस्टल बैलेट के जरिए डिस्कस ही नहीं हो सकते। कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस, और ऐसे राइट, ऐसे मुद्दे जहाँ पे डायरेक्टर या ऑडिटर को बोलने का हक है। ठीक है, तो ये तो हो गया शेल नॉट वाला केस। कौन से मुद्दे क्या हैं, डिस्कस ही नहीं हो सकते? कौन से मुद्दे क्या हैं, डिस्कस ही नहीं हो सकते? ठीक है, कौन से हो गए? ऑर्डिनरी बिजनेस हो गए, तो डिस्कस ही नहीं हो सकते बाय पोस्टल बैलेट। और दूसरा, जहाँ पे ऑडिटर या डायरेक्टर को अपनी बात कहने का हक है, ऑडिटर को या डायरेक्टर को अपनी बात कहने का हक है। ठीक है, और फिर क्या है कि कौन से मुद्दे हैं जो डिस्कस होंगे ही होंगे, चल, तो डिस्कस होंगे ही होंगे बाय पोस्टल बैलेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है कि ये मुद्दे क्या हैं, डिस्कस होते ही कैसे हैं,
बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, वो कौन से हैं, अब ध्यान से समझना। एक तो ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 13 में आपको पता है कि मेमोरेंडम के जो ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज होती है तो एसआर पास करना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है कि एसआर पास करना ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने के लिए, तो वो पोस्टल बैलेट के द्वारा होगा चेंज। या आर्टिकल को चेंज करना है, सेक्शन 14 में आपको पता है आर्टिकल चेंज होते हैं। ठीक है, या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक सिटी से दूसरी सिटी में, या ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं जहाँ पे कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के जरिए पैसा रेज कर रखा है और पैसा अभी यूज़ नहीं हुआ और कंपनी प्रोस्पेक्टस को और कंपनी ऑब्जेक्ट को बदलना चाहती है। ठीक है, और जहाँ पे कंपनी इशू करते हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स 43 सेक्शन में, या 48 के अकॉर्डिंग वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स होते हैं, या फिर 68 के अकॉर्डिंग कंपनी बायबैक करती है, या 151 के अकॉर्डिंग एसएसडी को अपॉइंट करती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, या 180 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को सारी के सारी या सब्सटेंशियली सारी के सारी को बेचती है, या कंपनी 186 के अकॉर्डिंग किसी को लोन देती है या गारंटी या सिक्योरिटी देती है। तो कौन कौन से केसेस में पोस्टल बैलेट जरूरी है, यहाँ पे कंपनी क्या है कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या है, अपने ऑल्ट्रेशन कर रही है अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में। ठीक है, अब दो प्रकार का लिखा है यहाँ पे, एक तो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज में ठीक है चेंज कर रही है, और दूसरा क्या है कि कंपनी ने लोगों से पैसा रेज कर रखा है थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है और कंपनी को क्या है कि एसआर पास करना है इसके लिए, तो यहाँ पे क्या है ऑल्ट्रेशन करती है अपने मेमोरेंडम में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोज इन द मेमोरेंडम। और दूसरा है कि कंपनी अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको ऑल्टर करती है। ठीक है, चेंज इन क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस, ये भी सेक्शन 13 में ही होता है आपको पता है। ठीक है, और जहाँ पे, और हाँ, जहाँ पे विद इन द सिटी टाउन विलेज है तो वहाँ सेक्शन 12 है। ठीक है, और जहाँ पे क्या है कि कंपनी आर्टिकल को चेंज करना चाहती है सेक्शन 14 में। ठीक है, आर्टिकल को चेंज करना चाहती है। फिर कहते हैं कि कंपनी सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग जहाँ पे शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इशू करना चाहती है, या कंपनी सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग डिफरेंट जहाँ पे क्या है वेरिएशन करना चाहती है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स में। ठीक है, सिक्योरिटीज में वेरिएशन करना चाहती है। ठीक है, या फिर कंपनी क्या है कि बायबैक करना चाहती है। ठीक है, कंपनी क्या है कि सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग क्या करना चाहती है, बायबैक बायबैक करना चाहती है 68 के अकॉर्डिंग, या फिर सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है, या फिर कंपनी 180 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी के पास जो अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग क्या होती है, एक ऐसा यूनिट कंपनी का, ऐसी ब्रांच या कंपनी की टोटल नेटवर्थ का 20% से ज़्यादा लगा होता है, या कंपनी को 20% से ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को सारा का सारा या सब्सटेंशली सारा का सारा सेल करना चाहती है, या कंपनी किसी और कंपनी को लोन देना चाहती है या उसके बिहाफ पे गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है 186 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लोन गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है। तो ये मुद्दे क्या हैं कि पास होते हैं बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, ये तो हो गया शेल वाला केस। ठीक है, तो ये कौन से केस हो गए, शेल। ठीक है, तो मैंने बताया 3 केसेज है बेटा यहाँ पे, एक शेल है, शेल नॉट है। तो ये हो गए शेल वाले। और शेल नॉट कौन सा था कि कंपनी ऑर्डिनरी बिजनेसेस प्लस ऐसे बिजनेसेस जहाँ डायरेक्टर या ऑडिटर्स को अपनी बात कहने का हक है। ठीक है, वो मुद्दे क्या हैं कि इस तरीके से डिस्कस नहीं किए जाएंगे। और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, मे। बाकी जो मुद्दे हैं कंपनी चाहे तो थ्रू पोस्टल बैलेट डिस्कस करना चाहे कर सकती है, नहीं करना चाहे नहीं कर सकती। और ये याद रखिएगा सेक्शन 110 में जो हम बात कर रहे हैं पोस्टल बैलेट की, कंपनी चाहे तो सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकती है। ठीक है, यानी कि 110 के मैटर्स को भी ई वोटिंग का रूट अप्लाई करके वो फॉलो करके वो ठीक है डिस्कशन कर सकती है। आपको समझ आ गया कि पोस्टल बैलेट कहाँ जरूरी है, ई वोटिंग कहाँ जरूरी है। ई वोटिंग जरूरी है कि जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, या फिर ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड है, उसके मेंबर की संख्या कितनी है, कम से कम कितनी है, 1000। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है कि मुझे इतना डिस्कस करना था बट इतने में हमने मोर देन 95% इसमें डिस्कस कर दिया है। कुछ एक बेसिक से 1 2 3 मैंने सेक्शन छोड़े हैं, तो आप क्या है खुद इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी।